अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सित्रा इकबाल। कल मैं एक जगह पे मौजूद थी। इट वाज एक्चुअली द ओपनिंग ऑफ एंग्रो लीडरशिप एकेडमी। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने लिए ख़ुद इन हाउस अकेडमीज़ बनाई हुई हैं ताकि वो अपने मैनेजर्स को, अपने टैलेंट को ग्रूम कर सकें, कस्टमाइज़ किस्म के बिस्पोक उनके लिए सोल्यूशंस हो। और वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यानी सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी मौजूद थे। और जब उन्होंने लीडरशिप के हवाले से अपनी राय दी, अपना तज्ज़िया पेश किया, तो उसमें एक मुझे बहुत ही खूबसूरत बात लगी और यकीनन हम में से बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ भी हैं। उन्होंने वहाँ पे कोट की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को, और उन्होंने कहा कि जिस तरह गुर की बात बताई जाती है कि किस तरह हर काम से पहले अल्लाह की मदद तलब की जाए और किन मामलात में मदद तलब की जाए, किस तरह उन्होंने मांगा, इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज़ शायद ही किसी दुआ में आपको मिलता है। और ये बड़ी खूबसूरत दुआ है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि ए मेरे रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम को मुझ पे आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। आप अक्सर ये देखेंगे कि आपका काम में आप कितने ही माहिर क्यों ना हो, अक्सर ये बात आपके सामने आती है कि कभी कभार हमारी अपनी नॉलेज, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग मैटर की कम होती है। तो पहला उसूल, पहला स्टेप जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से हमें मिलता है कि मेरे सीने को वुसअत दे, यानी मेरी नॉलेज, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा अपना जो तज्ज़िया और उसके बारे में इल्म है उसको पहले बढ़ा दे ताकि मेरा काम आसान हो जाए। फिर उन्होंने बात की कम्युनिकेशन स्किल की कि अक्सर हम अपने आप को बड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं कि जैसा हम चीज़ों को देख रहे हैं, जैसा उनको समझ रहे हैं, दूसरा चाहे वो हमसे कितना करीबी क्यों ना हो, हमारे वालिदैन क्यों ना हो, हमारे बहन भाई क्यों ना हो या हमारा साथी क्यों ना हो, उस बात को समझ नहीं पा रहा। तो ये भी अल्लाह ताला की ख़ास इनायत होती है, ख़ास ब्लेसिंग होती है कि आपकी कही हुई बात दूसरों के दिल में घर कर जाए और दूसरों के दिल में उतर जाए। अब क्योंकि ये साल का बिल्कुल आखिर है, अगर देखें 2018 अपने ख़िताम को है, आखिरी 2 हफ्ते हैं, आपको दुनिया में 2 तरह के लोग नज़र आएंगे। एक वो जो शुक्रगुजार हैं, जिनको लगता है कि वाकई ये बहुत ही खूबसूरत साल था और अगर मैं अपना उसमें शुमार करूं तो मुझे इसमें बहुत खुशी महसूस होगी कि वाकई साल 2018 मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत साल था। इसमें बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरी बहन की माशाल्लाह इसमें शादी हुई, मुझे उम्रे पे जाना अपनी पूरी फैमिली के साथ अल्लाह ताला ने उसके वसाइल बनाए। फिर इसके अलावा मैंने खूब ट्रैवल किया, आपसे एक नया रिश्ता एक तरह से इस प्रोग्राम के ज़रिए बना, मुल्क में तब्दीली आई। तो यानी इट्स ऑल अबाउट योर ओरिएंटेशन और मैं उसके लिए अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। लेकिन जो दूसरी तरह के लोग होते हैं, जो मैंने आपको बताया, वो अक्सर चीज़ों को बड़ा एक तरह से सख्ती से देखते हैं, एक स्ट्रिक्ट तरीके से चीज़ों की इवैल्यूएशन करते हैं। उनको वो तमाम चीज़ें जो अच्छी हुई होती हैं उससे ज़्यादा उनका फोकस उन तमाम चीज़ों पे होता है जो उनकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं गई होती, जहाँ पे फेलियर्स होते हैं, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स आए जिसकी वजह से आपका जो मामला था जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ पीपल जिनके लिए हर साल के आखिर में एक रंजिश आती है, एक अफसोस आता है। वो कहते हैं कि जी दिन जैसा मैं चाहता था, जैसा मैं साल चाहता था वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब मैं चीज़ों को चेंज करूँगा। अगर वाकई आप तब्दीली की बात कर रहे हैं और वाकई आपने इस बात को एक मेरे ख्याल में अपना पुख्ता इरादा बना लिया है कि वाकई अब ये मस्बत तब्दीली की, चाहे मिसाल के तौर पर कोई बुरी आदत आपने छोड़नी है, सेविंग ज़्यादा करनी है, एक नए जोश व जज्बे के साथ अगर चीज़ें बिल्कुल बिखर गई हैं उनको समेटना है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों में ये चीज़ें हैबिचुअल होती हैं, वो हर साल के आखिर में तहिया करते हैं, कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं, कहते हैं कि मैंने चीज़ों को तब्दील करना है, लेकिन कर नहीं पाते। वंस अगेन हम आपको आज इसी दुआ के साथ इस प्रोग्राम की भी शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप नए साल की यानी 2 हफ्ते के बाद जब इंशाअल्लाह ताला हम 2019 का आगाज़ करेंगे तब आपके जहन में भी और आपके दिल दिमाग में भी यही नीयत, यही इंटेंशन और यही दुआ हो कि अल्लाह ताला आपके इल्म में वुसअत दे, विजडम दे, आपको आपकी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाए और आपके तमाम कामों को आपके लिए आसान कर दें। वैसे तो अक्सर पूरी दुनिया में कभी जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो कहते हैं जी मुसलमान हर चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह माशाल्लाह कहता है, किसी चीज़ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। लेकिन अगर आप उसका एसेंस समझें, वाकई एक मुसलमान का यकीन कामिल होता है कि हम ज़रा सा भी जो काम कर रहे हैं, यानी चाहे वो एक मग को उठाना क्यों ना हो, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। तो हम हर काम
में अल्लाह ताला का ताउन, अल्लाह ताला की मदद, उसकी गैबी मदद तलब करते हैं, उसकी दरख्वास्त करते हैं, तभी हम इंशाअल्लाह बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ बोलने की हद तक नहीं होना चाहिए, इस पे वाकई यकीन भी होना चाहिए। आज प्रोग्राम की शुरुआत में आपसे बहुत सारी बातें की, लेकिन आपको ये भी बताती चलूँ कि आज हमारे पास लाइन अप में क्या है। हमारे पास बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, हमारे पास आज इन फोकस की टॉप स्टोरीज़ हैं, एक्शन का रिएक्शन भी है जिसमें हम एक अहम मौजू उठाने वाले हैं, और उसके बाद ये जो वक्त की तेज़ रफ्तारी है, इसका एक जाविया ये भी निकलता है कि ख़वातीन तो खैर बदनाम है, लेकिन तमाम ही लोग इससे बड़े परेशान हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जी उम्र ढल रही है, उसके असरात आपके चेहरे पे आ रहे हैं, जो कि मुझे अपने आप में बड़ा फ़नी लगता है। क्योंकि अगर आप ये देखें, हमारे यहाँ बड़े बुज़ुर्ग हमेशा आपको एक दुआ देते हैं, अगर आप उनसे मिलेंगे आप कहेंगे खुश रहो, जीते रहो, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। लेकिन फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी उम्र दराज होती है और उसकी वजह से आपके चेहरे पे शिकने या फिर लाइंस, फाइन लाइंस, विच इज़ अ साइन ऑफ कि आपने अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जिया है, लेकिन हम उन लाइंस को, हमारा दिल चाहता है कि रबड़ लें और मिटा दें, जिसकी वजह से बहुत सारे अब इंजेक्टेबल्स, बोटॉक्स और पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट्स हमारे पास मार्केट में मौजूद हैं। ये एक क्रेज़ है, ये भी एक रेस है, इसमें ये ख़त्म ना होने वाला एक ऐसा चस्का है जिसके बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि नथिंग इज़ एवर गोइंग टू बी इनफ। क्या वजह है कि इंसान इस जस्तजू में रहता है? क्या ये एक्सटर्नल प्रेशर है या वाकई आपकी अपनी नफसानी ख्वाहिश है? इस पर हम बात करेंगे, और इसकी वजह से कई लोग जो अपना नुकसान कर बैठते हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर ये आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है भी, तो हम बात करेंगे जी बोटॉक्स एंड इंजेक्टेबल्स के हवाले से, और दूसरे एंटी एजिंग इन्वेसिव किस्म के जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है। पहले लोग टोटके की बात करते थे कि जी बलाई लगा लें, नारियल पानी पिया करें और फलानी चीज़ करें तो आपके चेहरे पे रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। लेकिन अब जबकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए और क्या नहीं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इंसाइटफुल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन दैट वी हैव फॉर यू। वो शुरू होगा जी 10 बजे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, एंड वील बी राइट बैक विद अ वेरी एक्सपर्ट ओपिनियन about whatever is happening around our vaccination। कुछ लोग कहते हैं जी बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करनी चाहिए, कुछ का ख्याल है नहीं जी ये एक खामखा की नेसेसिटी टाइप की चीज़ है जो आपके ऊपर थोप दी गई है वाया फार्मास्यूटिकल कंपनीज। कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था वैक्सीनेशन, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। मैंने बहुत सारे बच्चों के वालिदैन को ये कहते हुए सुना है कि पहले तो हम जी बेसिक न्यू नेटल वैक्सीनेशंस के बारे में जानते थे, लेकिन अब ऐसा होता है कि ज़रा सी बात चलती है कि अब ये वबाई मर्ज़ फैला हुआ है और अचानक से लोग एम्फसाइज़ करने लग जाते हैं। डॉक्टर्स बार बार आपको रेकमेंड करते हैं कि बच्चों को इसके बचाव के लिए आप वैक्सीनेट कर लीजिए। ये तो एक लार्जर इशू है, ख़ास तौर पे जो ये मौसम की हम बात करते हैं, सर्दियों के मौसम में नज़ला ज़ुकाम खांसी आपको बड़ा कॉमन मिलेगा। इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, एंड वी थॉट कि आज हम ज़रूर इस पे बात करें कि क्या नज़ला और ज़ुकाम मुख्तलिफ इक़साम का होता है या एक जैसा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं फ़्लू शॉट लगवा भी लिया, उसके बाद भी मुझे नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, तो इसका मतलब है ये वैक्सीन लगाना, ये इंजेक्शन लगवाना बिल्कुल ही बेकार है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। या फिर कुछ लोग, जो हमने पहले भी इस पे कई दफ़ा प्रोग्राम्स किए हैं, ना चाहते हुए भी खुद डॉक्टर के पास जाके एम्फसाइज़ करके अपने लिए एंटीवायरसेस लिखवा रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स लिखवा रहे होते हैं, और कहते हैं जी हमें तो नज़ले में सिर्फ फ़लानी दवाई या फ़लानी एंटीबायोटिक ही सूट करती है, उसके बगैर मेरा नज़ला ज़ुकाम सही नहीं होता। तो ये एक ऐसा मौजू है जो घर घर की कहानी है, क्योंकि इस मौसम में छोटे बच्चों से लेके बड़े बुज़ुर्गों तक हर एक को नज़ला ज़ुकाम होता है। लेकिन क्या वो अलामात हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि खुदा न खास्ता ये चीज़ ज़्यादा सीरियस ना हो जाए। क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा कि मुल्तान में भी आपके सामने एक सिनेरियो आया जहाँ पे 40 से ज़्यादा अमवात हुई, और उसका ये जो रीज़न पता चला वो फ्लू ही था। सो व्हेन डज इट गेट दैट बैड एंड व्हाट डू वी नीड टू नो। ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट होगा आपके लिए, सो प्लीज़ टू कीप वॉचिंग, एंड वी हैव जस्ट द राइट पीपल फॉर टू डिस्कस दैट विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम रिजवी। आपका बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, यू द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड एज
वेल, आप JPMJ में होते हैं एंड यू आर द प्रोफेसर एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन। तो खुसूसी तौर पे ये आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ भी है, सालों का तजुर्बा है और मुख्तलिफ नौयत के केसेस आपने डील किए हैं, तो आपसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं लैला साहिबा, आप सनोफी इवेंटस को रिप्रेजेंट कर रही हैं और सनोफी के बारे में आपको बताते चलें कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन्स। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, क्योंकि बार बार कहते हैं कि इसका फॉर्मूला भी बदलता है और ये बदलना भी चाहिए, दिस इज़ बेस्ट फॉर द पॉपुलेशन, और एज स्पेसिफिक इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं जो हम इनसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच लैला फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले अगर डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें, जो मिथ है नज़ला ज़ुकाम खांसी, हम सब इसको एक ही डब्बे में डालते हैं, हम समझते हैं एक ही बात है जी, सर में दर्द हो रहा है, नाक बह रही है, खांसी बहुत आ रही है, इसमें क्या क्या इकसाम? जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए नज़ला ज़ुकाम की कई किस्में हो सकती हैं। एक तो बड़ा कॉमन है जो एलर्जी की वजह से नज़ला ज़ुकाम छींके आना होता है। एक हम और जो वायरस से होता है जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, लेकिन ये भी कोई ज़्यादा शदीद नहीं होता। कुछ दिनों के लिए बुखार, हल्का सा बुखार आया, नज़ला ज़ुकाम हुआ, कुछ लोगों को गले में दर्द हुआ और फिर ये खुद ब खुद सेटल हो जाता है। अब इसकी जो तीसरी इकसाम है जिसे हम फ्लू कहते हैं, या जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस डिफरेंट टाइप के होते हैं, ABCD। तो इनकी वजह से, खुसूसन जो A की वजह से होता है, वो काफ़ी शदीद नौयत का भी हो सकता है। वैसे तो होता यही है कि उसमें भी नज़ला ज़ुकाम होता है, रनिंग नोज़ होती है, आँखों से पानी बहना, छींके आना, गले में दर्द होना, लेकिन इसके साथ साथ बुखार होना, जिस्म में बहुत शदीद दर्द होना, सर में दर्द होना, ये अलामत ज़्यादातर पे इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन की हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ख़ुद ब खुद 6-7 दिन में सेटल हो जाता है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कॉम्प्लिकेट हो जाए इंटू निमोनिया, यानी सीने या फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर इससे अमवात भी हो सकती हैं। सही। और एक देखा अंदाजे के मुताबिक है कि एक सॉर्ट ऑफ कुछ वक्त में बहुत ज़्यादा एक एपिडेमिक आ जाती है जिसमें बहुत सारे लोगों की अमवात होती हैं, क्योंकि ये हाईली कंटेजियस है। एक से दूसरे को लगना बड़ा आसान होता है। इसको ज़रा सा किसी ने खांसा छींका तो ये वायरस पूरे सराउंडिंग में फैल जाएगा। इसी तरह से अगर आपने नाक को पोंछा या मुंह को पोंछा तो आपके हाथ पे भी लगेगा, और आपने किसी से हाथ शेक किया तो उसको भी मुंतकिल हो सकता है। तो ये रैपिडली प्रोग्रेस हो सकता है। राइट। और इस पे एंटीबायोटिक्स कोई काम करती हैं? नहीं, देखिए वायरस है तो एंटीबायोटिक कुछ नहीं है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बाद में कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर हमें एंटीबायोटिक कन्वर्ट करना पड़ता है। इन्फ्लुएंजा इटसेल्फ कैन कॉज निमोनिया, तो उसमें हमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। आप क्या वजह देखते हैं, व्हाई इज इट दैट सो मेनी पीपल, नज़ला ज़ुकाम खांसी? एक तो पहले हमारे यहाँ एक पूरी सीरीज़ है। अगर मैं कॉमन मिथ्स की बात करूँ, हम में से किसी को अगर नज़ला ज़ुकाम, कॉमन कोल्ड हुआ, फीवर हुआ, उसके साथ हम पहले तो 3-4 दिन उसको अच्छा घर में जो है ना, घर में रखते हैं, मेहमान की तरह उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, उसको कहते हैं कि आइए हमारे साथ रहिए, कोई मसला नहीं है। 5वें-6ठे रोज़ हमें ख्याल आता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और फिर डॉक्टर से हम इंसिस्ट करके खुद कह के, मैं दवाई का नाम नहीं लेना चाह रही, मगर एक बड़ी कॉमन एंटीबायोटिक है जो बच्चा जानता है, उसको तो हमने कोल्ड मेडिसिन का ही नाम दे दिया है, फिर वो खुद जाके लिखवाई जाती है। ये डेंजरस ट्रेंड कहाँ से आया डॉक्टर साहब? देखिए आई थिंक एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ दवाओं की जो सेल है वो टोटली अनरेगुलेटेड है। आप जाके किसी भी फार्मेसी से बगैर डॉक्टर के नुस्खे के आप दवाएं ले सकते हैं। तो एक वो होता ये है कि फ़लाने ने लिया दवा, वो देर हो गया तो मैं भी वही दवा ले लेता हूँ। फिर जाके आप जो फार्मेसी वाले भी हैं वो भी बाज़ औक़ात मशवरा दे देते हैं कि जी एंटीबायोटिक ले लो, फ़लानी दवा ले लो। आई थिंक विच इज़ टोटली रॉन्ग। यू हैव टू टेक अ मेडिसिन, मेडिसिन हैज़ टू बी टेकन सीरियसली। इट हैज़ गॉट, एवरी मेडिसिन हैज़ गॉट सम साइड इफ़ेक्ट्स। सो विदाउट कंसल्टेशन, कभी भी बगैर डॉक्टर के मशवरे के आपको दवा, इस किस्म की दवाएँ नहीं लेनी चाहिए। हाँ, होम रेमेडीज़ हैं कि आपने अदरक का पानी पी लिया, गरारा कर लिया, नमक का पानी से गरारा कर लिया, ये चीज़ें आप ज़रूर कर लीजिए। लेकिन जब बात आती है कि अगर तबीयत ज़्यादा आपकी बिगड़ रही है तो हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उसके अमल करें। और अच्छा, और हम वी आर लकी कि जी हमारे पास अब इन्फ्लुएंजा जो कि सीरियस इन्फेक्शन कर सकता है, जिससे अमवात होती हैं, उसकी एक प्रिवेंटिव में वैक्सीन अवेलेबल है। ये वैक्सीन लगाने से बहुत सारी अमवात को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक अंदाज़ा के मुताबिक तकरीबन 30-40 लाख अफराद सालाना जो मरते हैं, अगर इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन लगाई जाए तो इससे प्रिवेंशन हो सकती है। अच्छा, अगर इन्हीं नंबर्स के लिए लैला आपके पास आऊँ, बिकॉज आपके पास ज़्यादा डेटा मौजूद होगा ऑफ मार्केट एक्सेस एंड ऑल, ये जो मुल्तान में केस हुआ, आपकी थोड़ी इस पे ऊपर स्टडी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी,
हुआ क्या वहाँ पे, और अब हमारे लिए लर्निंग क्या है? जैसे अगर मैं बाहर के ममालिक में देखती हूँ, अमेरिका में देखती हूँ, जैसे ही सर्दी आती है, बड़ी शदीद नौयत की सर्दी आती है, वहाँ पे लोग जाके खुद ही या डॉक्टर्स उनको एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, बच्चे हों बड़े हों, उनको फ्लू शॉट्स लगा दिए जाते हैं। पाकिस्तान में इसका इतना रिवाज नहीं है, आप क्या कहेंगी, एंड व्हाट इज़ नाउ द स्ट्रैटेजी दैट यू वुड हैव? I think the message is simple. Prevention is better than cure. जिस चीज़ की वैक्सीन या किसी भी फॉर्म का बचाव अवेलेबल हो, तो आप क्यों ना अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ना कि आप सफ़र करें, खुदा न खास्ता अपने आप को ऐसे डेंजर में डालें, हॉस्पिटलाइज हो जाएं और लोगों को भी अपने आसपास इन्फेक्ट करें। अच्छा, हम अक्सर ये कहते हैं, बल्कि आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी, कि जी नॉर्मल सा नज़ला ज़ुकाम खांसी था, बिगड़ गया। और अक्सर आप देखेंगे कि इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया कि दो ग्रुप्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, एक छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग। लैला, उसके हवाले से पूछना चाहूँगी कि एक तो इन्फ्लुएंजा शॉट्स मौजूद हैं, हमने ये भी देखा है कि जो सीनियर सिटीजन्स के लिए एक मुहिम चलाई गई अवेयरनेस के लिए उनकी, कि उनको निमोनिया शॉट्स ज़रूर लगवाएं। इसके बारे में कुछ बताइएगा कि ये एनीबडी हु इज़ ओवर द एज ऑफ 50 should administer this, या खास डॉक्टर की पहले प्रिस्क्रिप्शन होती है? हाउ आर यू लुकिंग एट इट? देखिए, हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि वो कोई भी वैक्सीन हो या वो कोई भी दवा हो, वो आपको अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमारे यहाँ बहुत डेंजरस ट्रेंड है कि खुद ही फार्मेसी में गए और कहा मेरा गला खराब है, कुछ दे दो, उसकी जो मर्जी, जो उसके समझ में आया। ऑल्दो बड़ी फार्मेसीज में फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं, बट देयर इज अ रीजन कि वो फार्मासिस्ट हैं और ये डॉक्टर हैं। सही। तो हमारा तो ये मशवरा होता है कि वैक्सीन हो या दवा हो, आप पहले अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, उनसे मशवरा करें, वो बताएंगे कि क्या आपके लिए कौन सी मेडिसिन या आपके लिए ये वैक्सीन सूटेबल है कि नहीं है, आपके एज के हिसाब से, आपके और कुछ कंडीशंस होते हैं। अच्छा, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ वैक्सीनेशंस के बारे में, जैसे दूसरी बीमारियों की आप बात करते हैं, मीज़ल्स की बात करें, मम्स की बात करें, चिकन पॉक्स वगैरह वगैरह, तो ये क्योंकि कंटेजियस बीमारियाँ होती हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि जी अगर आपका एक्सपोजर ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपके घर में किसी को है और वो उस स्टेज में आप सब साथ रहे हैं और आप एक दूसरे के करीब रहे हैं, तब तो ये वैक्सीन काम नहीं करेगी। इन्फ्लुएंजा के केस में व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट द वैक्सीन, ताकि ये अपना असर करे, ये हम जानेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन मकबूजा कश्मीर का एक ऐसा मामला है जिसमें नज़र आता है कि दुनिया के बड़े बड़े जो फ़रीक हैं वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ये भी एक पुरसरार खामोशी है जिसके बारे में बात करना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, और उनसे जानेंगे कि ये जो ट्राईलैटरल मीटिंग्स का एक राउंड ख़त्म हुआ है बिटवीन अफ़गानिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान, जिसमें बात की गई है बेहतर मुफाहमत की, अंडरस्टैंडिंग की, और आने वाले दिनों का जो लाएआमा यानी जो हिकमत अमली है उसके हवाले से भी, इन डेवलपमेंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। शाहिद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि खित्ते के हक में ये किस हद तक बेहतर साबित होगी अब जो ये तमाम फरीक टेबल पे आकर बैठे हैं। लोगों का ख्याल ये भी है कि अमेरिका को चाइना का, पाकिस्तान का इस तरह से इनामात में अपना हिस्सा डालना एक आंख नहीं भाता। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए सिद्रा, ये मैंने हमेशा यही बात की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हम अमन और सलामती चाहते हैं, उसका हल हमें अमेरिका से या किसी बाहर की ताकत से नहीं मिलेगा। इस खित्ते के मसाइल का हल इस खित्ते के ममालिक के पास है। यानी जो इस खित्ते में सबसे बड़ी इस वक्त ताकतें उभर कर सामने आ रही हैं वो चीन और रूस हैं जी। उनका इस खित्ते में बड़ा असर है, और जो ममालिक यहाँ पे मसाइल पैदा कर रहे हैं, ख़ासकर अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान में भी मसाइल का ज़िम्मेदार जो है वो हिंदुस्तान है जी। अफ़गानिस्तान के ज़रिए बाकायदा दहशत गर्दी करवाई जाती है, पाकिस्तान जो है वो उसका निशाना है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस खित्ते की जो दो बड़ी ताकतें जो चीन और रूस हैं, उनको शामिल करते हुए न सिर्फ ये कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, हमें अगले कदम में हिंदुस्तान को भी बीच में लाना चाहिए, क्योंकि इसका असल जो जिम्मेदार है वो हिंदुस्तान है जी। और बिल्कुल अफगानिस्तान के जरिए चूंकि ये करवाया जाता है, तो एक वक्त था जब हम कहते थे कि अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो इन सारे मामलात में शामिल है। अफगानिस्तान का मसला ये है
कि अफगानिस्तान का पूरे मुल्क पर कंट्रोल नहीं है अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, और तकरीबन 60% इलाका जो है वहाँ तालिबान है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनका भी मुकम्मल तौर पर चूँकि कंट्रोल नहीं है, लिहाजा अफगानिस्तान की हुकूमत किसी हद तक इसमें ये शायद साहब जो पूरा अगर हम देखें इस वक्त जो मंजर हमारे सामने आ रहा है, बार बार यही बात की जा रही है जिसका आपने भी इशारा दिया कि भारत को भी इसमें इंगेज करना पड़ेगा, तालिबान की भी बात की गई, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जिस तरह के शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा इसमें अपने मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि अफगानिस्तान का अपना स्टांस काफ़ी शिफ्टी रहता है, कभी वो बहुत ही एक जारहाना अंदाज तालिबान के खिलाफ स्टांस ले लेते हैं, और इसलिए जो पूरा डायलॉग का अमल है कहीं ना कहीं रुक जाता है। अब आप क्या समझते हैं कि तालिबान इस मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार होंगे? उनकी तरफ से आपको किस रिएक्शन की उम्मीद है? देखिए सिद्रा, सबसे पहली बात तो ये है कि तालिबान जो हैं वो अब बहुत सारे ग्रुपों में तकसीम हो चुके हैं जी। उनका कोई एक ऐसा ग्रुप नहीं जो सारे तालिबान जितने भी हैं उनका एक तरह से उनका रिप्रेजेंटेटिव हो। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी काम इसमें करने की ज़रूरत होगी कि मुख्तलिफ जो उनके ग्रुप हैं उनको इकट्ठा किया जाए और उनके साथ बातचीत की जाए, और तालिबान जो हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए ताकि उनके जो शिकवे शिकायतें हैं वो दूर हों। ये काम जो है ये अमेरिका नहीं होने दे रहा, क्योंकि अगर अमेरिका अगर अफगानिस्तान में अमन और सलामती का माहौल कायम होता है तो फिर अमेरिका का अफगानिस्तान में रहने का जवाब नहीं बनता। सही, तो आप समझते हैं कि वो अपना स्टे प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने खुद इशारा दिया कि शायद अमेरिका की ही शय पर और अपने स्टेक्स को भी देखते हुए एक भारतीय इन्फ्लुएंस भी हमें अफगानिस्तान में नजर आता है। क्या यही वजह है कि आप समझते हैं कि कश्मीर में ढाए जाने वाले मजालिम जो एक भारतीय जारियत का मुंह बोलता सबूत है उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती? क्या वजह है कि हम देखते हैं कि एक पुरसरार खामोशी मौजूद है, अमेरिका भी इस बारे में बात नहीं करता, दूसरे ममालिक भी इस पे आवाज नहीं उठाते? आप समझते हैं कि इस पे फोकस आएगा आने वाले दिनों में? देखिए सिद्रा, मैं ये समझता हूँ कि हमारे दो मसाइल हैं इस वक्त मुसलमानों के जी। और ख़ासकर जो कश्मीर का मसला है, इन दो मसाइल का उसके साथ ताल्लुक़ है। एक तो ये कि पाकिस्तान और भारत की अज़ली दुश्मनी, जिसमें भारत पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, वो आज भी कश्मीर को भारत का टूट अंग समझता है और बरमला कहता है कि कश्मीर भारत का एक हिस्सा है और हम उसको खुद से जुदा नहीं कर सकते। बावजूद इसके कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसकी करारदाद में कश्मीरियों को इजाज़त दी गई है कि वो ये अपना हक खुद से इस्तेमाल करें कि जिसके तहत वो फैसला करें कि उन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है, उन्हें हिंदुस्तान के साथ रहना है, या वो आज़ादी चाहते हैं। सही। तो इसके लिए शायद साहब एक आखिरी सवाल आपसे मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से भी करना चाहूँगी। एक तरफ तो ये खित्ते के मसाइल हैं जिसमें पाकिस्तान यकीनन अपना किरदार अदा कर रहा है और बहुत अहम किरदार है ये, लेकिन साथ साथ जो हम लोकल देखते हैं हमारी पॉलिटिक्स, उस पर नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा फिर एक यलगार कर दी है। जरदारी साहब बार बार कह रहे हैं, फ्रंट फुट पर आ गए हैं, कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आ रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम हुकूमत बनाएंगे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, जहां तक इमरान खान जो है उन्होंने इशारा दिया था उसमें तो एक मस्बत पहलू था, और वो ये कह रहे थे ऑपोजिशन से कि जी आप हुकूमत को चलने नहीं दे रहे, जैसे वो कमेटियां नहीं बनने दे रहे थे, कायमा कमेटियां, और जिसके अंदर वो भी एक झगड़ा चल रहा था कि जी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका लीडर कौन होगा, इसके ऊपर भी दोनों में इख्तलाफात थे। तो इमरान खान जो हैं वो एक तरह से अपोजिशन को ये कह रहे थे कि अगर आप हुकूमत आगे नहीं चलने देंगे, कायमा कमेटियां पार्लियामेंट के काम के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करती हैं। वो तो एक मस्बत पहलू था कि अपोजिशन को एक तरह से वो डरा रहे थे कि आप बाज आ जाएं, वरना ये ना हो कि मुल्क जो है उसको कबल अज़ वक्त इंतखाबात का फिर से सामना हो। और उस केस में कुदरती बात है कि जब वो देखेंगे पीटीआई को लोग काम करते हुए, तो आइंदा जो वोट हैं वो भी पीटीआई
ही को मिलेंगे। सही। मगर जहां तक जरदारी साहब का मसला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जी। वो तो उनके इर्द गिर्द, चूंकि उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, ये इन्होंने पहले भी एक मरतबा सर इसका आपको इशारा याद वो होगा। पहले भी दे चुके हैं, बल्कि अगले ही जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी स्टेटमेंट्स थी उसमें भी उन्होंने कहा कि मसला असल में 18वीं तरमीम पे है और यकीनन मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन देखना ये है कि 2019 में क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो गुफ्तगू का सिलसिला हमने पहले छोड़ा था, तकरीबन पाकिस्तान में हर साल देखा जाता है कि 20,000 से ज़्यादा बच्चे हॉस्पिटलाइज होते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा। हम इस पर बात कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू को वहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से दोबारा जोड़ते हैं। इन्फ्लुएंजा शॉट्स के बारे में हम बात कर रहे थे और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर साहब भी और लैला भी। और डॉक्टर नदीम से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोजर तो हमारा हर वक्त रहता है। अगर हम घर से बाहर निकलें या अगर जो बच्चे क्लासरूम में भी हैं तो दे आर एक्सपोज टू द वायरस। तो फिर इस शॉट को लगाने से उसकी इफेक्टिवनेस किस तरह हो, या तो मौसम जैसे ही शुरू हो तब लगवा लिया जाए, या अगर आप इर्द गिर्द अपने लोगों को शिकार और विक्टिमाइज देखें बेचारे इन्फ्लुएंजा से, तब ये लगाया जाए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, एक तो पहले मैं ये बात बता दूं, जैसे आपने जिक्र किया था कि मीजल्स मम्स जो बच्चों को लगते हैं वो एक दफ़ा लगा लिए जाएं तो वो फिर सारी उम्र के लिए होते हैं। इन्फ्लुएंजा के बारे में ये जो वायरस है ये अपनी जो कवरिंग है और जो जीन्स है उसको बहुत रैपिडली चेंज करता है, तो हर साल लगाना ज़रूरी है। एक तो पहली बात ये समझनी चाहिए। इसका जो आइडियल टाइम है विंटर में देखा ये गया है कि नमोनिया, चेस्ट इन्फेक्शंस और दूसरे किस्म के इन्फेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी कई वजूहात हैं कि ज़्यादातर पे विंटर में लोग इंडोर रहते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जी हाँ, और ठंडी हवा से आपके जो ब्लड सप्लाई है टू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वो भी कम हो जाता है, तो अपनी आपकी खुद क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कम हो जाती है। तो सर्दियों में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहा आइडियल जाता है कि ये अक्टूबर से लेके आप जनवरी फरवरी तक इस वैक्सीन को जरूर लगवा लीजिए और वेट ना करें दूसरों को देख के। वो मेरा सवाल ये था कि मुझे याद है मेरी बहन को जब चिकन पॉक्स हुआ तो द फर्स्ट थिंग द डॉक्टर आस्क्ड मी वाज कि अगर तो जिस टाइम पे उनको चिकन पॉक्स हुआ, इफ यू नो हैड इंटरेक्शन विद हर, आपको एक्सपोजर हो चुका है, तो ये दवा, ये वैक्सीनेशन अब आपके काम की नहीं है बिकॉज यू प्रॉबली ऑन द वे ऑफ गेटिंग चिकन पॉक्स। उस हवाले से मैं पूछ रही थी कि फ्लू के शॉट्स जैसे ही मौसम शुरू हो, बगैर इसको देखे हुए कि किसी और को हुआ या नहीं, आप ये लगवा लें। Is that what you recommend? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल बात है। ये ना देखें कि किसको हुआ किसको नहीं हुआ, क्योंकि इट्स हाईली कंटेजियस, तो आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से लग जाएगा। कि किसी आदमी को भी हुआ है तो शुरू होने से पहले ही, अलामतें शुरू होने से पहले ही वो कंटेजियस हो जाता है, नहीं एक से दूसरे को मुंतकिल कर सकता है। 4-5 दिन तक ये वो अमल रह सकता है। तो इसलिए आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं कि जब दूसरों को हो फिर लगाएं। यूजुअली अक्टूबर के महीने से जब भी आपको हो आप इसको ज़रूर लगवा दें। अच्छा, बिकॉज सनोफी एवेंटिस इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन। लैला, आपसे पूछना चाहेंगे कि लोगों के जहनों में अक्सर ये सवाल भी होता है कि वैक्सीन है, दवा है, ठीक है, प्रिवेंशन है, लेकिन ज़रूर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, और लोग इस बात से बड़ा घबराते हैं कि बिला ज़रूरत हम जाएं, अभी तो कोई हमें बीमारी भी नहीं हुई, ना खांसी है ना ज़ुकाम है, तो हम क्यों लगवा लें। आप क्या कहना चाहेंगी साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से? जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अमल है कि जब तक हम तकलीफ में मुब्तला नहीं होते हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। सही। वेरी अनफॉर्चुनेट आई थिंक। अगर हम पहले ही जब हम बिल्कुल सही हों, जो चेकअप के तौर पे जाके डॉक्टर से बात करें तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन स्पेसिफिकली सेफ्टी के हवाले से मैं ये कहूँगी, मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बात कर सकती हूँ। जो सनोफी पैस्चर है, जो हमारी डिवीज़न वैक्सीन्स बनाती है, ये तकरीबन 100 साल से हम इस बिज़नेस में, पैस्चर का नाम तो वैसे ही सबने सुना हुआ है जी। 100 साल से हम इस बिज़नेस में हैं और वैक्सीन्स बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इसीलिए टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज पाकिस्तान में शायद बनती भी नहीं है, हमारी भी बाहर से आती हैं, फ्रांस से आती हैं, बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। और एक फ्लू वैक्सीन का बैच बनाने में 6 महीने लगते हैं, और ये
वैक्सीन की दुनिया में सिंपल वैक्सीन कहलाई जाती है। जो कॉम्बो वैक्सीन होती हैं उनमें कई दफ़ा 36 महीने भी लगते हैं। सही। लेकिन फ्लू वैक्सीन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, 6 महीने लगते हैं एक बैच बनाने में, और वो 6 महीने में 70% टाइम क्वालिटी कंट्रोल में होता है। इसलिए कि तकरीबन 1200 टेस्ट एक बैच ऑफ वैक्सीन पे किए जाते हैं। So the quality control is really strict. It's very, लेकिन very आप, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी कि जब वैक्सीन अगर डॉक्टर साहब ने रेकमेंड कर उनको प्रिस्क्राइब कर दी एंड देव गॉन टू द केमिस्ट और द फार्मासिस्ट टू बाय इट, किन चीज़ों का ख्याल रखें? क्योंकि हमारे यहाँ आपने जिस तरह खुद कहा कि एक्सपायरी डेट हम पढ़ते नहीं हैं, काउंटरफीट्स या सील्स हम देखते नहीं हैं, कई दफ़ा छोटी छोटी चीज़ें, यानी क्योंकि पूरा पाकिस्तान देख रहा है, आप ये भी सोचें कि जो आपका इंजेक्शन है, जो सिरिंज इस्तेमाल हो रही है, वो डिस्पोजेबल होनी चाहिए, वो पैक्ड होनी चाहिए। आई मीन स्मॉल थिंग्स, व्हाट वुड यू रिमाइंड पीपल ऑफ कि प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ दीज? जी, आजकल बहुत सारी वैक्सीन ऑलरेडी प्री फिल्ड सिरिंज में आती हैं, सो that is taken care of. Often one risk that you can eliminate. Secondly, I think हमेशा reputable pharmacy पे जाएं। कई दफ़ा आपके जो डॉक्टर होते हैं वो भी आपको गाइड कर देते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी खुद भी वैक्सीन एडमिनिस्टर कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, रेप्यूटेबल कंपनी की यूज़ करें, रेप्यूटेबल फार्मेसी पे जाएंगे तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि वो कूल चेन मेंटेन कर रहे हैं। That is a very important thing। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप क्या कहना मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए रेप्यूटेबल फार्मेसी से ये है कि कम से कम उस कोल्ड चेन को मेंटेन करते हैं। अगर ये ज़्यादा देर गर्मी में रहेगी तो ये वो उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक ये है कि इसमें कोई डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन की नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इतनी कॉमनली ये वैक्सीन यूज़ हो रही है, और जो बात है, जो असल में लोगों को एक खौफ है वो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स का है। तो ये काफ़ी अरसे से वैक्सीन है, उसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं ऑब्जर्व किया गया है। तो इसलिए इवन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सीज़न शुरू हो, यू शुड गो एंड गेट इट सेल्फ वैक्सीनेटेड। अच्छा, क्योंकि यहाँ प्रिवेंशंस की हम बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन इज़ वन एंड टू इट। दूसरा, जिस तरह के ये मौसम चल रहा है उसमें आप कोशिश करें, हम ठंड ज़्यादा लगती है, हम बार बार हाथ मुँह धोने से कतराते हैं, लेकिन अगर आप हैंड वॉशिंग को अपनी रूटीन में कर लें, यू कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ दीज डिजीजेस, राइट डॉक्टर साहब? एब्सोल्युटली ट्रू। कॉफ हाइजीन हमारे यहाँ जगह जगह थूके ना, अगर कभी खांसी उठ रही है तो बजाय कि हाथ पे रखें, अपनी कोहनी को रखें, जो कि आप दूसरों से जैसे हाथ नहीं मिलाते। तो दीज आर कॉल्ड कॉफ एटिकेट्स विच वी शुड नो एज कॉमन पर्सन। तो ये चीज़ें तो ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात बताना और चाहूँगा कि ये सिर्फ बच्चे और बूढ़े ही इससे इफ़ेक्ट नहीं होते, प्रेगनेंसी में कॉमन है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को आस्मा है, COPD है, हार्ट फेलियर है, तो जिसको भी कोई क्रॉनिक इलनेस है, उनमें इन्फ्लुएंजा वायरस होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दे आर ऑल्सो हाईली वर्नेबल, और उनके यहाँ कॉम्प्लिकेशंस भी उसमें ज़्यादा होती हैं, तो उनको भी अपने आप को वैक्सीनेट कराना ज़रूरी है। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर, लैला फॉर बीइंग हियर। आप ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका अगर ध्यान रखें, ख़ास तौर पर ये जो कहा गया कि रेप्यूटेबल फार्मेसी से अपनी मेडिसिन लें, क्योंकि कोल्ड चेन मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अक्सर जो दवा की आफादियत होती है, आप पैसे दे के दवा शिफा के लिए ले रहे हैं, लेकिन अगर उसको मेंटेन उस तरह नहीं किया गया, उसका टेम्परेचर, तो उसकी आफादियत ख़त्म हो जाती है। नो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द फ्लू शॉट। इनफैक्ट ये बहुत सारी कीमती जानों को बचा सकता है। सो प्लीज़ पे हिट टू दैट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माय फेवरेट सेगमेंट, यानी मिलो पाकिस्तान से। अक्सर आपने देखा होगा कि हम इस रेस में लगे रहते हैं कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं वो फौरी तौर पे बहुत अच्छी सी अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दे, बल्कि हम इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। हम बच्चों को हर चीज़ का जो नाम है, यानी उसको पुकारने के लिए अगर आप उसको खाना भी दे रहे हैं तो आप उसको चावल के बजाय राइस सिखाने पर जोर देते हैं, या फिर इधर उधर की जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो लफ्ज़ वो बच्चा सीखना
रहा है उसको आप अंग्रेज़ी नाम पहले बताते हैं। आई थिंक अच्छी बात है कि आप और ज़बानें भी लोगों को सिखाएं, लेकिन हमारी अपनी कौमी ज़बान उर्दू पे भी हमें उतना ही फ़ख्र होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दे कि जी सिद्रा आप अंग्रेज़ी अच्छी बोलती हैं लेकिन साथ साथ आपकी उर्दू भी अच्छी है। अभी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन मेरी आज की जो गेस्ट हैं उन्होंने ना सिर्फ उनकी उर्दू बहुत सलीब, बहुत ही नफीस है, बल्कि आपको बताते चलें कि ओ लेवल्स उर्दू में इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं। इसके अलावा बैतबाजी का भी शौक़ रखती हैं और यकीनन आई थिंक कि किसी भी ज़ुबान पे इतना उस पर इंटरेस्ट होना, उस पर उबूर हासिल करना, ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में कामयाबी की दलील है, बिकॉज आप अपने आप को बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं अस्का फातिमा, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्का। वालेकुम अस्सलाम। अस्का बहुत ही खूबसूरत नाम है, पहले तो बताओ नाम का मतलब क्या है? इस नाम का मतलब है पाक साफ, और एक और का मतलब है ज़हीन, तो इसके दो मतलब है। वाह, और ज़हीन भी तुम हो और माशाल्लाह प्योरिटी ऑफ थॉट तो है ही। अस्का कैसे शौक पैदा हुआ है? यानी बच्चे आमतौर पे लैंग्वेज से दूर घबराते हैं और ख़ास तौर पे आजकल ओ लेवल्स ए लेवल्स जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो एक तरह से फ़ख्र महसूस करते हैं जी हमें उर्दू आती ही नहीं है, रोमन में लिखते हैं। तो तुम्हें उर्दू में इतना इंटरेस्ट कैसे आप ये बोल सकते हैं कि मुझे ये शौक़ अपने अबा व अजदाद से मिला, क्योंकि मेरे नाना सैयद मुनीर अली जाफरी वो भी शायर थे, इस्लामिक स्कॉलर भी थे और वो 50 किताबों के मुसन्निफ थे माशाल्लाह। और मेरे परदादा इनाम गवालियारी वो भी शायर थे और मेरे दादा जान राहतुर रहमान वो भी शायर थे और मेरे छोटे दादा ज़हूरुल इस्लाम जावेद वो भी अबू धाबी के मशहूर शायर हैं और वहाँ पे इंटरनेशनल मुशायरे मुनक्किद करवाते हैं। आपको खुद भी शायरी का शौक़ है? जी, मुझे थोड़ा बहुत है और ये शौक़ बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो मेरा अहम किरदार अदा किया है वो मेरी सबसे अच्छी और प्यारी मिस नय्यम ने करा है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत अच्छी बात होती है अपने असातिज़ा को याद रखना, लेकिन अस्का मुझे ये बताओ कि हमारे यहाँ स्टीरियोटाइपिंग बहुत की जाती है, वी पुट पीपल इन बॉक्सेस, और आम तौर पे क्योंकि स्कूल में एक अपना ही एक उसका इकोसिस्टम होता है, उसमें बुलीज भी होते हैं, लोग छेड़ते भी हैं। तो तुम्हारी जब उर्दू माशाल्लाह बाकी तुम्हारे क्लास फेलो से अच्छी होगी, बेहतर होगी, तो कभी तुम्हें छेड़ते हैं इस बात पे? नहीं, कभी कुछ नहीं, तंग नहीं किया। मतलब सब बहुत अच्छे थे कि कोऑपरेट करने वाले थे, कोई किसी को वो डिग्रेड नहीं करता था कि अच्छा तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारे साथ ऐसा है, नहीं, कोई कुछ नहीं करता था। तुम्हारी राय में उर्दू का जो मकाम होना चाहिए, जिस तरह हमें उसमें भी फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी है, वो क्यों नहीं है? हम लोग तो शायद ऐसे एक ज़माने या सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ हम अंग्रेज़ी बोलना या समझने को कामयाबी की दलील समझते हैं। आपका क्या ख्याल है, क्या वजह है कि उर्दू के पास वो मकाम उर्दू का हम अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में नहीं दे पा रहे? क्योंकि हम लोग उर्दू को इतना अहम नहीं समझते। हम समझते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान ज़्यादा ज़रूरी है, वो सीखेंगे तो मतलब हम पता नहीं क्या कर सकते हैं, दुनिया फतह कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये ज़रूरी है कि हम लोग अपनी ज़बान को पहले मतलब अहमियत दें, उस पर ज़ोर दें, उसको सही तरीके से बोला जाए, तो फिर दूसरी ज़बानों की तरफ देखा जाए। अच्छा, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट भी है, अगर आजकल की टेलीविज़न पे कभी किसी को गलत उर्दू बोलते हुए देखती हो या लिखा हुआ गलत होता है, स्पेलिंग्स गलत होती हैं, तो क्या रिएक्शन होता है? थोड़ा बहुत गुस्सा तो आता है कि मुझे जब पता होता है कि हाँ ये अल्फाज ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए था, तो मैं अपनी अम्मी अब्बू से बोलती हूँ मैं ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, इसको तो ऐसे होना चाहिए था। हाँ। बोलते अब क्या कर सकते तो कुछ नहीं। और जो पहले एक ज़माना था जब हम कौमी टेलीविज़न पे ख़बरनामा सुनते थे, तो वो ख़बरों का एक ख़ास अंदाज़ होता था। आज ऐसा लगता है कि वो अंदाज़ काफ़ी हल्का फुल्का हो गया है, उसमें अल्फाज भी मुख्तलिफ नौइयत के इस्तेमाल होते हैं। ये तुम्हें अच्छा लगता है बतौर समबडी जिसको उर्दू पसंद है और उसमें एक इंटरेस्ट रखती हो? हाँ सही है, मतलब कि आप बोल रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं। कलोकियल हो गई है ना ज़्यादा, जो ज़बान बोली जाती है वैसे ही लिखी जा रही है, हालांकि उसकी नफासत अलग है। अच्छा, अगर मैं पूछूं, ये मेरा एक टेस्ट होगा फिर अस्का के लिए। अस्का, इस सोफे का रंग क्या है? सुर्ख है। सुर्ख है, देखो पास हो गई, वरना आमतौर पे लोग कहते हैं जी लाल है, और लाल भी सही जवाब है, लेकिन अगर आप नफीस उर्दू बोलते हैं तो फिर आप सुर्ख बोलेंगे। आपके कितने बहन भाई हैं उसका? हाँ, 3 बहन भाई मुझे मिलाकर। आपको मिलाकर, और आप उनको पढ़ाई में स्टडीज में हेल्प करती हो? नहीं, क्योंकि मैं हाँ अपने छोटे भाई को करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो मेरी बड़ी बहन है वो मुझे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, वो ज़्यादा अच्छी हैं मतलब। और जब माशाल्लाह आपने ओ लेवल्स में यूर पोजीशन होल्डर, यूर हाई स्कोरर, तो ये खबर जब घर वालों को पता चली थी, और माशाल्लाह हमारे सामने आपके बैतबाजी की ट्रॉफी भी है, मेडल भी है, सपोर्टिव ऑफ कोर्स होंगे पेरेंट्स, और खुशी का क्या उनका ठिकाना नहीं था कोई? नहीं, बहुत खुश थे हम लोग। मतलब एक एक्साइटमेंट जो होती है वो अलग ही होती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था बंदा क्या करे।
तो अभी जो तुम्हें शायरी का शौक है, जी। अपना भी कभी कुछ लिखा है या नहीं, अभी मुझे टाइम इतना नहीं मिला, वक्त नहीं इस वक्त मिलता? पढ़ाई इतनी चल रही होती है कि वो सोचने का भी वो टाइम नहीं मिलता कि बस जल्दी जल्दी पढ़ो, ये करो। वो रूटीन में मैंने सोचा है कि आगे जाके मैं थोड़ा बहुत लिखूंगी। अच्छा, शौक है। क्योंकि अब हमने एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, पर इट वाज अ प्लेजर टू मीट यू। इसका जाने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपनी किसी भी फेवरेट गज़ल के या नज़म के कुछ अशार हमें ज़रूर सुनाओ, क्योंकि सुबह सुबह अच्छी शायरी सुन के होनी चाहिए। मैं बहादुर शाह जफ़र की गज़ल लगता नहीं है दिल मेरा वो पढ़ूंगी। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे पायदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें। एक मिनट, चलो हम बढ़ते एक ब्रेक की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऐसा अक्सर हो जाता है, कोई बात नहीं। अब बढ़ते एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, एक बहुत ही अहम इशू। आज हम बात करना चाह रहे हैं एंटी एजिंग प्रोसीजर्स के हवाले से। इसमें इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं। हर खातून, हर लड़की चाहती है कि वो सदा जवान रहे, जाज़िब नज़र दिखे, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी कभार आपकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और ये जुस्तजू एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है। यानी आप चाहते हैं कि आप अच्छे लगें, आपको कोई भी किसी चीज़ की अगर तरगीब दे, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अपना नुकसान कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद सबसे पहले तो ये है कि आपकी इस साइकी को, इस नीड को समझा जाए और आपको थोड़ा गाइड किया जाए। और गाइड भी इस हवाले से नहीं कि ये करवाना ज़रूरी है, बट लेस इज़ मोर, कहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करें, किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बोटॉक्स, इंजेक्टेबल्स, फिलर्स, ये सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इनका एतदाल के साथ इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। एंड वी हैव जस्ट द राइट पीपल फॉर यू। आई नो देम बोथ पर्सनली, और मुझे इनके बारे में जो अच्छी चीज़ ये लगती है कि दे विल नेवर ट्राई टू इम्पोज थिंग्स ऑन यू। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे मरहला किसी लड़की के लिए या खातून के लिए ये होता है कि वो किसी सैलून में जाए या किसी से कंसल्ट करने जाए और आप कहें आए हाय तुम्हारी तो सब कुछ ही खराब है, ये भी करा लो, वो भी करा लो, और फिर दुआ करो शायद अल्लाह मियाँ कोई बेहतरी करें। इससे बेहतर है यू नीड पीपल who can be your consults, who can be your mentors and your friends, जो आपको सही गाइड करें, क्योंकि अच्छा मशवरा देना भी एक सदका जारिया है और दूसरे की आप एक तरह से मदद कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नाजिया अशरफ, वेल नोन डर्मेटोलॉजिस्ट, पहले भी प्रोग्राम में आ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाजिया यहाँ मौजूद होने का। और आप ही के साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलिया फारूक, वन ऑफ द बेस्ट एस्थेटिशियंस दैट आई नो, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एस्थेटिक्स शी डज नॉट ओनली अंडरस्टैंड योर नीड, बट शी विल ओनली टेल यू व्हाट is the absolute requirement, because she too believes less is more. तो सबसे पहले डॉक्टर आलिया, अगर आपसे मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं हर एक कोई? यानी हमारा एक तो आईना, वो जैसे कहते हैं ना, कुछ शहर वाले जालिम से ही कुछ सानू मरंदा शौक भी, तो बैठ के आईना कुछ बोलता नहीं है, लेकिन आईने के साथ खड़े होके आप अपनी ऐसी तैसी खूब करते हैं, अपने आप पे तनकीद कर करके आप थकते नहीं हैं। आप क्या कहना चाहेंगी ख़वातीन को? शीशे को देख के हम अपनी इतनी तनकीद नहीं करते जितने मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो लोग होते हैं वो हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी ये आई थिंक ये है कि मतलब यू नो अगर मैं अपने आप को शीशे में देखूं तो सबसे पहला एक रिंकल मुझे तकलीफ़ देगा, या एक सफ़ेद बाल मुझे प्रॉब्लम देगा, हो सकता है आईब्रो में एक बाल आ जाए, वो एक मसला बनेगा। पर जो दूसरा जब मुझे देखेगा ना, हाँ तुम्हें क्या हुआ, तुम तो आज इतनी थकी हुई लग रही हो, या मतलब तुम्हारी तो वो एज नहीं है तो तुम्हें इतने रिंकल्स या इतनी सैगिंग शुरू हो गई है। सो दीज पॉइंट्स व्हाट पीपल टेल अस प्रोबेबली मेक अस मोर यू नो, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो कर देते हैं। अच्छा, मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि प्यारा होना भी एक अज़ाब है। बिकॉज आप जब छोटे होते हैं, आप छोटी सी बच्ची को, एक टीनेजर को कह के बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, अब वो अगले 30 साल तक आप इमेजिन करते हैं कि वो वैसी की वैसी रहे। डॉक्टर नाजिया, अक्सर हमने ये देखा होगा किसी पुरानी एक्ट्रेस का जिक्र, अरे भाई अपने हे डे में क्या खूबसूरत, देखो अब क्या हो गया। Why even as women हमारा ये एटीट्यूड, ये रवैया क्यों है? बस हम चेंज नहीं होना चाहते, और जो चेंजेस हम देख रहे
रहे हैं हम ये भूल जाते हैं कि एज आगे बढ़ रही है और जो चेंजेस पहले भी आए थे अब दूसरी एज के हिसाब से दूसरे भी आने, लेकिन हमारा जहन बस जो अच्छी चीज़ देखना चाहता है हम उसी के ही शहर में गिरफ्तार रहते हैं और उसको ना खुद बदलना चाहते हैं। मतलब अगर हम खुद भी देख रहे हैं तो चाहते हैं वो वैसा ही चले। और जैसे इन्होंने बखूबी कहा कि दूसरे तो देखकर, ये हमारे कल्चर में ना एक बहुत बड़ा मसला आ गया है। जैसे ही आप ड्रेसअप होकर कहीं जाते हैं वहाँ जाकर 4 लोग आपको इसी तरह की बातों से आपका कॉन्फिडेंस शैटर करने की कोशिश करते हैं। जो लोग स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं वो तो गुजर जाते हैं, वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो लोग सेंसिटिव होते हैं वो अगले 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलते। अच्छा, ये इसमें 2 कैसे हो गया? एक्सट्रीम्स हैं डॉक्टर जी हाँ। नाजिया। एक एक्सट्रीम ये है और डॉक्टर आलिया कैन टेल अस मोर अबाउट इट कि जब आपके पास लोग आते होंगे, एक तो वो हैं जिनकी एज वाकई कुछ नहीं है, बस ये है कि मे बी दे हैव यंग चिल्ड्रन या उन्होंने अपनी रूटीन इतनी बिजी कर ली है कि वो अपनी ग्रूमिंग पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, यानी रूट टचअप्स नहीं करा रहे, आईब्रोज नहीं बना रहे, फेशियल लिए हुए महीने गुजर गए। उनको तो आपको थोड़ा झंझोड़ना पड़ता है कि भाईजान अभी आप पे इतना कोई बुरा वक्त नहीं आया है, अपना थोड़ा ख्याल कर लें। डॉक्टर आलिया, ऐसी खवातीन जब आपके पास आती हैं इसकी क्या वजह देखते हैं कि अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया है? क्या घर में वो तवज्जो नहीं मिल रही होती या अपने आप से मोहब्बत नहीं होती? आपका क्या इसके बारे में ख्याल अपने है? आप से मोहब्बत वाली बात तो नहीं है, बट उन्होंने अपने आप को इतना घर में इन्वॉल्व किया हुआ होता है, बच्चों में, मियाँ में, इन लॉज में, कि दे प्रोबेबली डोंट रियली गेट टाइम फॉर देमसेल्व्स। बट जो मैं इनको समझाती हूँ कि देखें, सुबह जब आप उठते हैं तो ऑल यू हैव टू डू प्रॉपर क्लेंजिंग, एक बेसिक नीड है आपकी स्किन के लिए। जब आप सुबह उठते हैं प्रॉपर क्लेंजिंग करें, सन ब्लॉक लगा लें, उसके बाद यू स्टार्ट योर डेज कोर्स द वे यू वांट इट। फिर रात को सोने से पहले यू जस्ट नीड अनदर 2 minutes once you go to the bathroom, just do cleansing and then you go to bed. बट इन बिटवीन का जो सारा मामला आता है ना, लोग जब आती हैं क्लाइंट्स मेरे पास तो उनका यही होता है कि जी हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, हम सारा दिन लगे रहते हैं, हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता। बट आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। इवन डेली 10 minutes, half an hour, 1 hour for yourself is your me time. अच्छा, And you एक need बहुत to- बड़ी मिथ इसमें ये है, अक्सर जो खवातीन इस वक्त हमें अगर घर बैठे ये प्रोग्राम देख रही होंगी, हमने अपने जहन में कुछ खाके बना लिए। वर्किंग वुमन को कहते हैं जी इसकी तो रिक्वायरमेंट है। वो खवातीन जो घर में रहती हैं वो अपने ऊपर एक रीजन अपने लिए बना लेती हैं कि हमने तो कहीं जाना ही नहीं है, जब घर में ही बैठना है तो क्या करने की मतलब they जरूरत aren't है? looking forward to anything ना। Absolutely. शादी आएगी तो फिर उनको जाग आती हो ये तो वजन कम करना है, गोरे होना है, दानों के दाग जो उनको खत्म हाँ। करना है, और बालों को भी एकदम एक ऑल ओवर मेक ओवर उनको चाहिए होता है। हाँ। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ स्पेशल इवेंट in our lives, so we get ready accordingly. अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर नाजिया आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारी अगर एक फेवरेट रूटीन है या एक क्रीम है जो गलती से 18 साल की उम्र पे हम पे काम कर गई थी, तो हम समझते हैं कि फिर अगली यानी अब हमारा इसका जन्म जन्म का साथ है, हम 40 के भी हो जाएं, 50 साल के भी हो जाएं, हमने वही क्रीम इस्तेमाल करनी है क्योंकि भाई जी मुझे तो सूट ही वही करती है। बिल्कुल ऐसा। हर डेकेड के साथ आपका ब्यूटी रिजीम बदलना चाहिए, इस बारे में लोग बिल्कुल ऐसे बदलना चाहिए और इसके बारे में हर दफ़ा बड़ा एम्फसाइज किया जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये तो आप खाली ब्यूटी क्रीम्स की बात कर रही हैं, यहाँ लोग तो मेडिसिन से भी इतनी ही मोहब्बत रखते हैं कि मैं जो मेरे पेशेंट्स होंगे वो हमेशा मैं उनको यही हंस के कहती हूँ कि मेडिसिन से शादी करने की जरूरत नहीं है कि जब एक दफ़ा कर ली, मैंने कहा शादी छोड़ खत्म हो जाती है, अब तो मेडिसिन को छोड़ते ही नहीं है और ये मेडिसिन लेके जिनके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स होते हैं ये गायब हो जाते हैं। अचानक वन फाइन डे आ जाते हैं। मैं सिर्फ डरते डरते क्वेश्चन पूछती हूँ कि भाई 2 साल पहले मेडिसिन दी थी, 15 दिन बाद बुलाया था, जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा भी हुआ है, आपने तो बंद कर दी होगी ना। नहीं इससे तो मैं इतनी अच्छी चल रही थी, आज तक जारी है। तो 2 मिनट तो सर पे हाथ रखने के बाद आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि अब अगला जुमला उसको कहें क्या। तो लोग बहुत ही एक गलत किस्म का इस्तेमाल, गलत किस्म के कॉन्सेप्ट मेडिसिन से लेकर उनके इतने ज्यादा हैं। क्रीम्स को तो ये करना कोई गुनाह में तस्वुर ही नहीं होता कि चले ये तो फिर भी कोई हार्मलेस सी चीजें हैं, लेकिन लोग अगर ओरल मेडिसिन के साथ ही करें ओवर द इयर्स, अगर आप एक्नी के लिए या फ्रेश स्किन के लिए या किसी और वजह के लिए, उसके बहुत पोटेंशियल बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो लिहाजा मेडिसिन खाने की है या लगाने की है, टेक होम मैसेज ये है कि जो टाइम आपको प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अंदर आप डॉक्टर से जाकर पूछ ले, या जब भी आप उसके पास गए उनसे एक आइडिया ले लें कि भाई क्या 3 महीने खानी थी, मैं कहीं जा रही हूँ, मैं नहीं आ सकती, या मैं 3 महीने के अंदर इसको इस तारीख पे बंद कर दूं और फिर जब कभी हो तो मैं आपके पास आऊं ताकि क्लैरिटी रहे। देखिए सेहत को एक दफा नुकसान हो जाए
तो दोबारा फिर उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो अच्छा, जाता है। अक्सर लोग अगर हम क्रीम्स की भी बात करते हैं तो अब तो पीपल आर बीइंग टोल्ड कि 25 साल की उम्र के बाद तुम्हारी शक्ल पे रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे या जो बॉडी प्रोसीजर्स हैं वो स्लो होने लगते हैं। सो आई हैव सीन गर्ल्स जो 25-26 की उम्र से ही एंटी एजिंग रिजीम्स अपनी बना लेती हैं। लेकिन आज अगर हम थोड़ा मुहतात होकर हम बात कर रहे हैं खुसूसन उन लोगों की जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है, तो आलिया ऐसे ख़वातीन को 40 से ज़्यादा की उम्र की उनकी ब्यूटी रिजीम क्या होनी चाहिए? दे आर क्लेंजिंग, मॉइस्चराइज वो अपनी स्किन को करें, लेकिन एडिशनली इस डेकेड में हमें क्या करना चाहिए? एडिशनली इसके आपके एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप डेड स्किन मैनुअली नहीं उतारेंगे तो आपकी स्किन में वो जो हमारे एक मेजर इश्यूज हैं कि स्किन हमारी डल हो गई, ग्लो ख़त्म हो गई, हमारी टू टोन स्किन बन रही है, हमारी एक्नी मार्क्स छोड़ रहे हैं, तो वो एक्सफोलिएशन से ही जाते हैं। और 40s में अक्सर लोगों को अगर एडल्ट एक्नी हो जाए डॉक्टर नाजिया, तो वो क्योंकि आप प्री मेनोपॉजल भी होने लगते हैं, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, एडल्ट एक्नी के लिए आप लोगों को क्या रेकमेंड करती हैं? देखिए, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं सबसे पहले तो उन्हें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वही मॉइस्चराइजर्स, उनके सन ब्लॉक, उनके अगर तो वो सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग तो सन ब्लॉक के बारे में मेरा ख्याल है करोड़ों दफ़ा टेलीविजन चैनल से बात हुई है, लेकिन आज भी वो क्लियर नहीं है। फिर कौन सी टाइप लगानी है वो उसका भी पता नहीं होता, कितनी क्वांटिटी में लगाना है उसका पता नहीं होता। सबसे ज़्यादा कंप्लेन ये आती है कि सन ब्लॉक से ऑयली हो जाता है। अब आप ये देख लें कि जब आपकी स्किन ऑयली है तो सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? आप फ्लूइड यूज़ कर लें, आप स्प्रे यूज़ कर लें, और थोड़ा सा लें और जेल यूज करें और थोड़ा सा लें। हमारे यहाँ ये स्क्वीज की ट्यूब इतना सारा सनब्लॉक लगा लिया कि बस आज जो प्रोटेक्शन है कल तो होनी नहीं है। हाँ, और बल्कि सुबह सुबह लगा ली 24 घंटे तक चलनी है प्रोडक्शन, और अगले दिन भी चल सकता था, मुंह धोने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन मैं बताऊं, मेरे जहन में ख्याल आया था डॉक्टर नाजिया, हम इसको सन ब्लॉक के बजाय ना चूल्हा ब्लॉक कहें तो शायद लगा लें। बिल्कुल बाहर जाते वक्त भी वो नहीं लगाना चाह रहे होते। अच्छा, फिर स्प्रे वाला तो बहुत ईजी, नजर भी नहीं आता। बात सारी है कि लगाना होगा तो आप उसके वेज और मीन्स ढूंढ लेते हैं, और अगर नहीं लगाना तो कंफ्यूजन में 20-30 साल तो निकल ही जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अच्छा, ये सन ब्लॉक के हवाले से ये पूछना जरूर चाहूंगी, एक मिथ है, वो कहते हैं जी सन से अगर ब्लॉक किया और जाहिर सी बात है इसका मतलब है कि असर नहीं कर रही सूरज की शुआएं, तो इसका मतलब है हमें सन ब्लॉक से गोरा तो हमें करेगा ही करेगा। क्या कहेंगे डॉक्टर आलिया, ये जो गोरेपन की ऑब्सेशन है, एक तो चले एंटी एजिंग में आपने जैसे खुद कहा कि क्योंकि बॉडी प्रोसीजर स्लो हो रहे हैं, नाउ यू नीड मैनुअल एक्सफोलिएशन, लेकिन हमें डलनेस अपनी चेहरे की अच्छी नहीं लगती और उसके लिए एक्सट्रीम लेवल पे लोग जा रहे हैं। यानी कोई कुछ भी कह दे, कहे कि जी इस इमारत से कूद जाए हम गोरे हो जाएंगे, शायद वो करने के लिए भी तैयार और पतले दोनों हो जाएंगे और अल्लाह को प्यारे भी हो जाएंगे। क्या कहेंगे आलिया? देखें, 40s में गोरापन, 40s में सबसे पहले तो हमें ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमारे अबाव अजदाद कितने गोरे हैं। मतलब जब हमारे माँ बाप ही सांवले होंगे तो हम गोरे कहाँ से आएंगे? और ख्वाहिश का, हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम हाँ, निकले। लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना कि हमारे जब हम खुद सांवले हैं तो हम गोरे नहीं हो सकते, और अगर बहुत गोरे हम होना चाहते हैं, जैसे हम ये इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस इतनी हाई मेंटेनेंस है कि आई डोंट इवन थिंक इट्स फीजिबल फॉर अ नॉर्मल हाउस वुमन टू हैव दैट डन। बट फिर भी आपकी जिस तरह ख्वाहिश है तो क्या हजार ख्वाहिश पे क्या वो दम निकले वाली बात है। मेरे तो ख्याल में कॉन्सेप्ट हमारे ये होने चाहिए कि हमारा जिस किस्म का भी कंप्लेक्शन हो, हमें उसको इवन टोन में रखना है, उसको हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज रखना है, तो ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाती है आपकी उसमें। अच्छा, अब ये जो मिथ है, सबसे पहले इसी से बात कर शुरू कर लेते हैं कि 40s से पहले तक या तो अवेयरनेस नहीं होती या चले परचेजिंग पावर नहीं होती। अ लॉट ऑफ वुमेन इन देयर 40s अपनी एंटी एजिंग की रिजीम में वो स्किन ब्राइटनिंग की बात कर रहे हैं। डॉक्टर नाजिया, वेरी क्विकली बिफोर वी हेड फॉर द ब्रेक, क्या इन इंजेक्शन से वाकई आपका रंग गोरा होता है? पहले तो बेसिक्स से शुरू कर। सबसे पहली बात यह है कि टीवी शो चलाने के लिए और अपनी प्रैक्टिस चमकाने के लिए ये टैगलाइन लगाना आजकल एक आदत बन चुका है, जिसके मैं शदीद खिलाफ हूँ और हर दफ़ा बताती हूँ कि वो सिर्फ स्किन के एक आपके जो इस वक्त जो कम्प्लेक्शन है उसको सिर्फ उसके टोन को ज़रा सा ब्राइट करता है, गोरा तो वो करता ही नहीं। पहले तो इसको बिल्कुल हटा दें, क्योंकि इससे आप किसी चीज को बहुत आसानी से बेच सकते हैं। अब वो इंजेक्शन की कीमत 10 टाइम्स हाई करके बेच सकते हैं, क्योंकि आपने किसी के दिल में एक ऐसी उम्मीद जगाई जो एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ एक और बहुत बहुत हो गया तो 2 शेड्स जरा सा ब्राइट और फ्रेशर लुक देती है, जिसमें हल्का हल्का साइड इफेक्ट्स बिल्कुल हैं। बिकॉज देखें, ये एक ड्रग के साइड इफेक्ट के
होने पर ही अगर आप इसके टैबलेट या कैप्सूल्स खाते हैं इसका बहुत कम असर है, लेकिन मतलब अगर गोरा आप होना साइड इफेक्ट है। एग्जैक्टली अच्छा। उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, और क्योंकि इसके उसको ये अलावा दिया जाता और भी है। मेडिकल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं एग्जैक्टली आपकी क्योंकि बॉडी हर ड्रग, एक बात याद रखें कि वो लिवर और किडनी से एक्सक्रीट होती है। जब आप लोड्स ले रहे हैं, देखिए इंजेक्शन हमेशा कैप्सूल से 100 टाइम्स ज्यादा strong Intravenous होता है, direct जा रही Exactly, है। और उसकी डोज भी बहुत हाई होता जी। है। जब आप वो दे रहे हैं और दिए चले जा रहे हैं और बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि ये होगा, और पेशेंट जैसे मैंने भी आपको बताया जब वो क्रीम और टैबलेट्स के लेके गायब हो जाता है, इंजेक्शन तो आजकल हर जगह अवेलेबल है, वो लगाते रहते हैं। डॉक्टर तो ऐसे ही कह रहे हैं, मैं लगाती रहती हूँ। आपके किडनी को कुछ हो जाए, आपके लिवर को कुछ हो जाए, इसको अगर किसी को देना है तो उसका एक प्रोटोकॉल है। पहले स्टार्ट करने से पहले आपने सारे टेस्ट कराए, हर 12 इंजेक्शन के बाद दोबारा से टेस्ट करते हैं, आइडियली 12 से 24 इंजेक्शन के अंदर करके और आपको दूसरा बंद यहाँ करना पे ये होगा। भी ऐड करते चलें कि जहाँ 40s एंड 50s की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी मेडिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं उसमें। अभी देखें वसूख से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इवन अ पर्सन लाइक श्रीदेवी, जो उनकी अनटाइमली डेथ थी, पीपल लिंक इट टू अ नंबर ऑफ मेडिसिन्स एंड प्रोसीजर्स दैट शी वाज गोइंग थ्रू। एज के साथ साथ आपकी जो जिस्म की वो सहने की ताकत होती है वो भी कम होती चली जाती है। इस पर हम बात करेंगे। एंड देयर ऑफ कोर्स अ होल प्लेथोरा, एक पूरा बुके आपके पास मौजूद है जिसमें बोटॉक्स भी हैं, इंजेक्टेबल्स भी हैं, फिलर्स भी हैं। इन सब में क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। किसी भी एक्सट्रीम लेवल तक जाने के लिए ख़वातीन तैयार होती हैं जब उनको ऐसा लगता है कि वक्त का पहिया बहुत तेज़ी से घुमा है एंड दे आर सडनली लुकिंग एट द मिरर, और उनको लगे कि नहीं जी अब तो मुझे अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। देखें, बेहतरी की गुंजाइश हर जगह मौजूद होती है। इंसान चाहता है कि वो खूब से खूब तर दिखे, लेकिन कंटेंटमेंट भी एक चीज़ होती है। अभी हम ब्रेक में बहुत सारी ऐसे इशूज़ की बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में आप दूसरे मामलात होते हैं, शायद आप इस बात पे अफसरदा हैं कि आपको वो वैलिडेशन आपके घर वालों से, आपके लाइफ पार्टनर से नहीं मिल रही, और आप अचानक से ब्लेम करने लगे अपनी एज को और द वे यू लुक। दैट इज़ परहैप्स अ वेरी वेरी डेंजरस रूट टू टेक। डॉक्टर नाजिया, आप बताई थी कि आपके पास अक्सर जो ख़वातीन आती हैं उनको यही लगता है कि मे बी देयर हस्बैंड्स आर नॉट फाइंडिंग देम टू बी अट्रैक्टिव इनफ। आपका उनको मशवरा क्या हो? क्योंकि देखिए जब चेंजेस लुक के साथ, वही जो हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे, आती हैं तो वो एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, कभी लाइफ पार्टनर के लिए भी और कभी खुद के लिए भी। और जब उसका असर आपके बिहेवियर पे आना शुरू होता है तो आप उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ अपनी फिजिकल लुक्स और फिजिकल अपीयरेंस की तरफ चले जाते हैं। देखें, एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है जो आपने भी शुरू में बताई कि बोटॉक्स, फिलर्स, केमिकल पील्स, लेजर्स, थ्रेड लिफ्ट्स, ये तमाम ऐसे ही प्रोसीजर्स हैं जैसे और मेडिकल प्रोसीजर्स हैं। उनकी एक ओवर एम्फेसिस इसलिए हो गई है ओवर द लास्ट डेकेड, मैं समझती हूँ, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा अब पढ़ने लगे हैं फ़ोन्स और कंप्यूटर्स पे, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब रिपोर्ट होने लगी हैं और इसके मामले में बहुत कुछ तहकीक पहले से ज़्यादा हुई। इस फील्ड में लास्ट 10 ईयर्स में अच्छी खासी रिसर्च हुई और लोगों की ज़बान दर आम, जैसे हम बाकी मेडिसिन की बात करते हैं, ये प्रोसीजर्स आए। इसमें इसके दो हिस्से हो गए। एक तो वो लोग जो ट्रेंड हैं, जैसे हम जैसे लोग जो बाहर से पढ़ कर आते हैं, यहाँ सीखते हैं और उसके बाद अब लोगों को सिखा रहे हैं, और ऐसे कई लोग जिन्होंने इधर से देखा, उधर से देखा, यूट्यूब की वीडियोस देखी, उधर से घर बैठे ये अटैक करना शुरू कर दिया कि मैं सिखा रही हूँ। सवाल जहन में आता है कि लिविंग विद दीज चेंजेस, यानी हर देखिए कोई भी चीज़ है, एक तो मैन मेड चीज़ में और कुदरती हुस्न में फ़र्क होगा। डॉक्टर आलिया, आप क्या कहती हैं कि हम तो जब स्क्रीन्स पे अक्सर लोगों की मिसाल दे रहे होते हैं कि जी फलाने एक्टर ने ये करा लिया, इस सेलिब्रिटी ने ज़रा सा टचअप कराया, आप उसको कैमरे की आंख से देख रहे हैं। इन रियलिटी थ्रू द नेकेड आई क्या वो वही इफेक्ट होता है, या आप किसी को देख के पहचान सकती हैं, या एक बहुत ही मसनूई लुक आता है? आपका अपना ख्याल क्या है इस बारे में? मेरे तो ख्याल में टीवी पे भी हमें बहुत सारे ऐसे लोगों का पता चल जाता है कि इसने फिलर्स लगाए हैं, इन्होंने चीक्स जो है वो फिल कराई हैं, क्योंकि टीवी पे मैंने नोट किया है कि वो ज़रा थोड़ा सा और ज़रा इट्स नॉट बैलेंस्ड, इट्स नॉट बैलेंस्ड। या मेकअप टेक्निक से या लाइटिंग से कभी कभार आप स्टिल फोटोग्राफी में तो बड़ा अच्छा भी दिखा देते हैं एक चीज को, लेकिन अगर आप उसको रियल लाइफ में देखते हैं तो कभी कभार वो बहुत ओवरपावरिंग होती है एक आपके झटका लिए। आपको लगता है कि ये क्या, मतलब येस्टरडे शी वाज फाइन और आज क्या हो गया एकदम। आई थिंक एजिंग ग्रेसफुली इज अ वेरी नाइस वर्ड दैट वी शुड कीप फॉर आवरसेल्व्स,
कि आप वही लेस इज मोर वाली बात कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको कराना है एंड यू फील द नीड, ये तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाके इंजेक्शंस फिलर्स लगा सकते हैं, बट सैलून में इंजेक्शंस फिलर्स जाहिर है वो नहीं लगते, बट हमारे पास मशीन्स ऐसी हैं, ऐसी फेशियल मशीन्स हैं जो कि आपको लिफ्टिंग और टोनिंग मसल्स और उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो अगर आप उसको 35 के बाद शुरू करवा देते हैं तो यू स्टार्ट गेटिंग लिफ्टिंग एंड प्लम्पिंग एंड फर्मिंग रिजल्ट्स। अच्छा, मैं मेकअप के हवाले से भी आपसे पूछना चाहूँगी कि कई दफ़ा लोग कहते हैं कि योर ग्रूमिंग चॉइसेस, सिंपल थिंग्स, यानी आपने अपनी आईब्रोज की शेप क्या रखी हुई है, आपके बालों का रंग क्या है, आप कौन सा लिपस्टिक का शेड इस्तेमाल करें, इसमें भी लोग गलती करके अपनी उम्र से कई बड़े लगने लगते हैं। तो उसमें थोड़ा सा डॉक्टर आलिया गाइड कीजिएगा कि आईब्रोज, एक तो पहले तो बहुत, अगर हम 2000s में देखें पतली पतली आईब्रोज का फैशन था, अब माइक्रोब्लेडिंग भी आ गई है, लोग कहते हैं कि इफेक्ट आया हुआ है। बिल्कुल। तो बेसिकली आईब्रोज जो है वो तो आपकी फेस शेप के मुताबिक डिजाइन होती है, उसका पूरा एक तरीका होता है कि थिकर आईब्रोज मेक यू लुक यंग, अगर आप थिकर आईब्रोज डू मेक यू लुक यंग एंड इनोसेंट जी, एंड बारीक एंड आर्च्ड आईब्रोज मेक यू लुक शार्प एंड एक विची लुक जरूर आता है आपकी, और एक पतली आईब्रो में वो लुक भी नहीं आती, वो जरा उसमें वो एक बड़ी बड़ी सी लुक आती है, सॉफ्टनेस आ जाती है आपकी थिक आईब्रोज में जी। और हेयर कलर एक अक्सर देखा गया 40s में अ लॉट ऑफ वुमेन गो फॉर लो लाइट्स एंड हाई लाइट्स, और वो कभी कभार बहुत डिजास्टर होता है जिससे आप बड़े बड़े लगने लग जाते हैं। हाईलाइट्स और लो लाइट्स में जो ऑरेंज टोन्स और जो कॉपर टोन्स आ रही है ना, वो दे डू लुक अ बिट बैड ऑन आवर कंप्लेक्शन, वो एक अच्छी लुक नहीं आती। बट आजकल जो बहुत अच्छी टोन्स चल रही हैं, देयर एशी टोन्स, एंड वो एक आपको बड़ी अच्छी ग्रेसफुल लुक देते हैं। मेरे ख्याल में 40 के बाद अगर आपके बाल भी थिन हो जाते हैं, सफ़ेद भी होना शुरू हो जाता है आपका वो, उसमें अगर आप हाईलाइट्स लो लाइट्स रखें तो आपको ज्यादा रूट टच अप और ज्यादा उसमें नहीं जाना, ज्यादा लंबा चल जाता है, ब्लेंड हो जाता है। इफ यू गेट योर ग्रे हेयर तो उसमें ब्लेंड हो जाता है। व्हाट अबाउट लिप कलर्स? अब मैंने अक्सर खवातीन को देखा है कि जैसे उनके बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं वो सिर्फ ब्राउन लिपस्टिक्स लगा रही होती हैं, दैट एजेस यू एज वेल, राइट? It doesn't give you a very brighter effect if you go to it, but this all depends on the base of your जो हमारा complexion tone है। अगर तो आप warm tones में हैं तो you can wear oranges and browns, they look really nice. But if you're on a cooler tone, वो एक warm tone होती है, cool tone होती है आपकी skin की, तो cooler tones में ये है कि अगर आप lipsticks या blush-ons वो लगाएं जिसमें हल्की सी blue टोन या ह्यू नजर आ रही है आपको, तो दे ब्राइटन अप योर कंप्लेक्शन। एब्सोल्युटली। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कलर टोन ऑफ योर स्किन, वार्म और कूल। इसमें काफ़ी डूज एंड डोंट्स हैं। आप कोशिश ना करेंगे जी, जो बच्चियों का अगर कोई 20s में है या अर्ली टीनेजर्स के जो फैशंस चल रहे हैं आप सारे वही फॉलो करें। आपको अपनी एज के साथ साथ आप बड़ा ग्रेसफुली एंड यंग एट हार्ट वाली फील आप कैरी कर सकते हैं। अब ज़रा आ जाते हैं थोड़ा बोटॉक्स एंड इंजेक्टेबल्स और फिलर्स के हवाले से। हाउ डू यू ड्रॉ द लाइन? देयर इज़ ऑलवेज दैट डेंजर। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो आपका यू कैन गेट ब्रूजिंग, लॉपसाइडेड आप हो सकते हैं, हो सकता है फिलर में जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहा हो, जो इंजेक्टेबल, वो अच्छी क्वालिटी का ना हो। डॉक्टर नाजिया, हाउ डू वी meander our way through it? देखें, असल में जो बात मैं पहले कर रही थी उसकी बात ही यही थी कि जिससे करवा रहे हैं सबसे पहले, जैसे एक अच्छा शेफ है वो अच्छी बिरयानी बनाता है, अब वही बिरयानी किसी एक गलत आदमी के हाथ चली जाए तो वो बिरयानी बदनाम हो जाती है, भाई ये तो बिरयानी अजीब सी बनाई, हाँ। ये तो वो रेसिपी नहीं थी। हम क्या करते हैं, उस रेस्टोरेंट नहीं जाके अगली दफा चले जाते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप पहले अगर जा रहे हैं, जैसे इन्होंने हम पहले भी बात कर रहे थे कि आप पहले एक जगह से ओपिनियन लेते हैं, उसके बाद उसको काउंटर करें 1 से 2 और मशहूर लोगों के साथ जिनकी स्टैंडर्डाइज्ड डिग्रीज हैं, क्योंकि शहर में ये प्रैक्टिस इस वक्त बहुत आम हो गई है कि हर बंदा कुछ भी देखता है, सीखता है और वो क्लेम करके न सिर्फ अपने क्लिनिक और आप समझ लें फेसबुक या इस तरह की सोशल मीडिया में, वो टेलीविजन पे भी बरमला आकर बार बार बता रहा है कि जी फला चीज कर लें, फला चीज कर लें। और माजरत के साथ हम तो अभी डॉक्टर की बात कर रहे हैं, वो लोग तो डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन कोई चैनल चेंज उसको चेक ही नहीं करता, बिठा लेते हैं, कर लेते हैं और इतनी कॉन्फिडेंटली बात करती है कि शायद आप भी ना पहचान पाए कि वो डॉक्टर ही नहीं है। तो उनके हस्बैंड डॉक्टर हो जाए, उनकी फैमिली में कोई डॉक्टर हो जाए तो डॉक्टर तो विरासत में आ ही जाती है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। तो लिहाजा जब एक तो ये चीज, दूसरी फिर जब आपने उनकी डिग्रीज काउंटर देखा, आपने उनका नाम एक मशहूर है, एक आपने 2-3 लोगों से भी ओपिनियन लिया,
किया, आपको पता चल जाता है कि भाई मुझे बोटॉक्स की कितनी ज़रूरत है। अगेन बहुत ज़्यादा आईब्रोज का ख़राब कर देना वो उनके हाथों में ही होगा जिनको आता नहीं है। अब बदनाम कौन हो गया? बोटॉक्स। मैं अगर चूल्हे की आंच कम रखूंगी मेरा खाना जलेगा कैसे? लिहाजा हमेशा अंडर इज मोर, और जितना आप कम करेंगे उतना आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। देखें हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं वो एक तस्वीर लाते हैं, मुझे ऐसे लिप्स चाहिए। वो किसका फेस, किसके लिप्स, वो कोई अंग्रेज, हम पाकिस्तानी, हमारी एज ग्रुप क्या है, सब कुछ फर्क है, लेकिन जहन में वो चीज आइडियलाइज होती है। कॉमन साइंस ऑफ एजिंग तो यही होती है कि आपके जैसे आंखों के रिंकल्स हैं तो क्रो फीट आ रहे हैं आपके, या आपके हॉलोज ऑफ द आईज बहुत ज्यादा हो रही है, उसका भी हमने देखा है कि अब फिलर्स मौजूद हैं कि ये डार्क आई सर्कल्स आपने हटाने, नेजो लेबियल जो फोल्ड्स होते हैं आपके, उनकी लाफ्टर लाइंस यहाँ पे आपकी पड़ी, या आपके लिप्स ऑटोमेटिकली विद एज थिन हो रहे हैं। इन चीजों के लिए अगर एक नॉर्मल कंसल्ट की अगर बात की जाए डॉक्टर नाजी, आपके पास कोई आता है तो व्हाट आर योर steps of consulting and counseling them? देखिए सबसे पहले तो इसमें पेशेंट की विश का पूछना जरूरी है। अगेन इसमें कोई चीज उनको एज ए मेडिसिन या कोई चीज हम नहीं कह सकते कि ये लेनी और ये खानी है बिकॉज ये रिक्वायर्ड है। वो जैसे पहले चाहती है आप पहले सुने, उसे बताएं, उसे दिखाएं, और कई दफा ड्रॉ करके बताना पड़ता है कि भाई आप ये चाहती हैं, इससे करने से ऐसे हो जाएगा, उसको समझाएं। इसकी कंसल्टेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइम देना, पेशेंट की नीड को समझना और उसके बाद उसको डिलीवर करना जरूरी है। अगेन अगर वो पहली दफा आपके पास आ रहा है तो आप कोशिश करें कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके दें कि उस चेंजेस को न सिर्फ वो पेशेंट बल्कि उसके घर वाले, उसके बच्चे, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के बच्चे भी बड़े होते हैं, वो भी अलग बहुत कुछ देख के भेज रहे होते हैं, लाइफ पार्टनर अलग, सोशल आपके फ्रेंड्स वगैरह अलग। तो आप थोड़ा सा करें, उसको एक्सेप्ट करें, तो फिर आप एक स्टेप और आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले फोर्थ गियर में गाड़ी चल रही है और जी फौरन से भर दिया। ग्रेजुअली आप कराते रहे ना, तो यू स्टार्ट गेटिंग अ नाइसर फ्रेशर लुक एवरी टाइम यू विजिट द डॉक्टर। बिल्कुल। डॉक्टर आलिया, लोगों की ख्वाहिश क्या होती है? दे वांट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, या वो चाहते हैं कि मेंटेनेंस रहे और लोग कहें कि जी बस ये टाइमलेस एजलेस किस्म की ब्यूटी है, इनकी ब्यूटी ना ढल रही है ना इनमें चेंजेस आ रहे हैं? हमारे यहाँ ज्यादा लोगों की ख्वाहिश ये है, या अचानक 50th बर्थडे पे कोई उठ के कहता है यू नो व्हाट आई वांट टू बी 25? A lot of people come like this, 50-60 के आते हैं कि जी पता नहीं मैं थोड़ी थोड़ी बूढ़ी लग रही हूँ 60 में तो ये होगा ना। अब उसमें तो मैं जाहिर मशीन मेरी कोई ज्यादा जादू नहीं कर सकती हूँ। आपने कहा नहीं कि मैं देखे मैं सैलून चलाती, मैं काला जादू नहीं करती। और 50-60 में तो ये भी इतना जादू नहीं कर सकती जब तक आप काटम पीट करके टांके शांके ना लगाएं, तभी होगा ना 50-60 में 25। सर्जिकल लिफ्ट्स वहां सर्जिकल लिफ्ट, उसमें भी बोटॉक्स फिलर्स 50-60 में जाके मतलब 60-65 ऑनवर्ड्स नहीं इतने काम करते, बिकॉज आप तो ऑलरेडी वो हैगर्ड स्किन में और लूज स्किन में आप आ ही गए हो। अब नाउ देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू, just put you on the operation table and then go through the knife and अच्छा मैंने क्योंकि अकाउंट्स पढ़ी है तो हमें LIFO FIFO तो पता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये हाइफो क्या है ये आप समझाएं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये नॉन इन्वेसिव किस्म का फेस लिफ्ट है, अल्ट्रासाउंड रेज से काम हो रहा है, इज दैट इफेक्टिव, व्हाट इज इट? जी देखिए असल में वही बात है कि जो लोग नीडल्स नहीं कराना चाहते, जो लोग थ्रेड भी नहीं कराना चाहते और सर्जरी में तो जाना ही नहीं चाहते, उनके लिए इन मशीन के वाकतन बहुत बेहतरी है, उसके फायदे हैं। और इश्यू यही है कि उसके साथ इतनी जब मार्केटिंग इन्वॉल्व हुई तो सब लोगों को पता चला कि ये है, ये एक अच्छी, ये एक पुरानी टेक्निक है, लेकिन उसको थोड़े से और मशीन्स को और टेक्नोलॉजी को स्मार्ट करके अल्ट्रासाउंड रेडिएशन जो हैं वो स्किन के अंदर बहुत सारी चीज़ें में यूज़ होती हैं, खासतौर पे स्किन लिफ्टिंग के लिए और स्किन की ब्यूटी के लिए। वो लोग जो डरते हैं नीडल से, अब उसका काम ये होता है कि जैसे वो लेयर के नीचे जाती है वो एक टेम्परेचर, एक हीटअप करती है स्किन को, जिससे हल्की सी इन्फ्लेमेशन कॉज होने के बाद स्किन थोड़ी सी टाइट होकर लिफ्ट करती है फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स ओनली, देन अगेन आपको दोबारा कराना पड़ता है। अब उसके अंदर दो तरह की बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं, एक तो वो होती है जिनमें अल्ट्रासाउंड रेज के साथ ठीक ठाक पेनफुल रेडिएशंस आती हैं, क्योंकि जैसे ही वो नीचे स्किन की तरफ जाती हैं टुवर्ड्स द बोन वो अच्छी खासी पेनफुल हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे मशीन्स हैं उसके अंदर जो बिल्कुल पेनलेस है, आपको फील होगा जैसे हल्की सी कोई वेव अंदर जा रही है, लेकिन आपको कोई पेन नहीं होगा। तो वो वाली हाइफूज जो ऑब्वियसली मेरे क्लिनिक में भी मौजूद है, उनसे ये फायदा होता है कि आपकी स्किन भी लिफ्ट होती है। आप पहले पिक्चर लें, पिक्चर लेने के बाद जब आप प्रोसीजर करते हैं उसके बाद पेशेंट को दिखाएं, इमीडिएट इसके इफेक्ट नहीं होते, आफ्टर अ मंथ और सो वो रहते हैं, और 3 मंथ्स तक वो मैक्सिमम होने के बाद अगेन आप सिटिंग 3 मंथ्स के बाद करवा सकते हैं। ये फौरन नहीं होता, लोग जाते हैं घर देखते हैं सेल्फियां 2 दिन बाद फिर पेशेंट मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मैटर आप उनको इतना समझा लें, वो मान
वेट नहीं करना चाहते, देखें जब आप नीडल भी नहीं करा रहे, सर्जरी भी नहीं करा रहे, तो फिर लेजर के अंदर तो वेट चाहिए, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी क्विक नहीं है, लेकिन अगर जब इसके रिजल्ट आते हैं तो वो वाकई देर पार रहते हैं। नीडल्स के आपने किया, उनका एक टाइम है, तो जैसे फिलर है आप इमीडिएटली देख सकते हैं रिजल्ट, बोटॉक्स को 8-10 दिन लग जाते हैं। आप देखते जो हैं कॉमन कंप्लेंट्स हैं एजिंग की, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। एक तो इसका डायरेक्टली मेरे ख्याल में ताल्लुक एजिंग से नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मेटाबॉलिज्म क्योंकि स्लो होता है, बहुत सारी खवातीन, और खवातीन के हवाले से रिसर्च ये कहती है कि यू विल पुट ऑन वेट, मोस्ट पीपल पुट ऑन वेट, मोस्ट वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 38। उसके बाद पता नहीं क्या होता है आपका चलें आपकी एक एक्टिव लाइफस्टाइल है या कुछ है, बट 38 योर बॉडी स्टार्ट्स टू स्लो डाउन। शॉर्ट फिक्सेस हमें चाहिए। पहले लोग कहते थे कि जी चलें जिम ज्वाइन कर लें, योगा कर लें। नाउ पीपल वांट टू आइदर गो फॉर लाइपोसक्शन, स्टमक स्टेपल्स, व्हाट नॉट। डॉक्टर आलिया, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू इट? हम शॉर्टकट्स क्यों चाहते हैं, और क्या वाकई वजन ज्यादा होना आपकी उम्र को बड़ा दिखाता है? वो बिल्कुल दिखाता है, लेकिन शॉर्टकट्स की जैसे आप बात कर रहे हो वो इसी तरह है जिस तरह हम एक नॉर्मल, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि वी डोंट टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स थ्रू आउट आवर लाइफ। बिगाड़ते 20 साल में है, सही 2 महीने में करना है। 2 महीने भी नहीं, हाँ। हफ्ते में मुझे मैंने अगले हफ्ते तो शादी है। अच्छा, शादी हाँ, वो शादी मुझे ऐसा है लगता है वो। पहले महीने ना लोग खीरे खाना शुरू करते, फिर 3 हफ्ते बाद कहते छठ भरे, ये नहीं होगा, ऐसा करते हैं, जाके कुछ शॉर्टकट आजमाते हैं। हमें एक लाइफस्टाइल अपना बदलना है, चाहे वो स्किन है, चाहे वो बॉडी है, चाहे वो ईटिंग हैबिट्स हैं, जितना भी है, मेरे ख्याल में एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हाँ। और एक्सरसाइज इज अ बिग पार्ट ऑफ बट यू सी अ डिफरेंस, आपकी माशाल्लाह इतने सालों की दोनों की प्रैक्टिस रही है, जो खवातीन वाकई शुरू से अपना ख्याल रखती हैं, नॉट ऑब्सेसिवली, लेकिन उनको पता है कि जी मुझे महीने में एक फेशियल लेना है, अब मेरा हेयर कलर का टाइम है, इस वक्त मैंने हेयर कट लेना है। डू यू नॉट फील कि ना सिर्फ उनकी मेंटेनेंस, उनका एक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ मुख्तलिफ होता है? much more confident. Yeah. They're much more confident. They're much more happy. They're much more, I think, enthusiastic होते हैं कि हमने अब ये करना है, ये करना है, ये करना है. They're always on the go. हाँ. But I have so many clients who are coming in the salon, I think 2 times a day. Not for बड़े things, but you know, आओ मेरा nail color बदल दो, जल्दी कर दो, छोटी छोटी चीजों का ख्याल है कि जी मुझे अगर आईब्रोज बनवानी है तो मैं नीट एंड क्लीन दिखूं, ये मेरा वैक्सिंग का टाइम है, यानी थिंग्स दैट रियली मैटर। आप छोटी चीजों पे, अगर आप कोई इन्वेसिव सर्जरी ना भी करें, आप अपना मैनिक्योर पेडिक्योर टाइम पे करा लें, यू विल फील सो मच बेटर, योर अपकीप विल बी सो मच नाइसर। डॉक्टर नाजिया, आपसे पूछना चाहूंगी, एक तो वेट लॉस की बात हो गई यहाँ पे, दूसरा लोग जो माइक्रो ब्लेडिंग का आजकल फैशन है, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर, जब मैंने देखा है, यानी जितनी उसकी वीडियोस बनाई जाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, असल में हो ये रहा है कि जिस तरह के इतने भी प्रोसीजर्स, जितने वीडियोस बना कर उनको दिखाया जा रहा है ना, कौन वीडियो बना रहा है, कौन अपलोड कर रहा है, अगेन उसकी कोई भी ममानियत नहीं। आप जाएं, आप शुरू कर दें, मैंने गलती से आपकी वीडियो पे क्लिक कर दिया क्योंकि आप मशहूर थी, आपने कोई और चीज़ दिखा दी, दूसरा गया कुछ और दिखा दिया। हद से ज़्यादा जब किसी चीज़ की कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है ना, तो वो चीज़ें गलत हो गई हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप ज़रूर वीडियोस देखें, लेकिन कभी भी आपने जाकर अगर ट्रेनिंग लेनी है या किसी से कराना है तो वो किसी पॉपुलर या फेमस पर्सन से आप कराएंगे, और उसके साथ जब आप कराना चाहते हैं तो आप 1 से 2 से ओपिनियन लेंगे, क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि जो चीज टीवी पे आ रही है हम उसे पॉपुलर समझते हैं, और जो चीज पुरानी है या जो प्रैक्टिशनर इस केस में पुराना काम कर रहा है हम उसको नहीं देख रहे होते। फिर हमारे सबसे बड़ा क्राइटेरिया पैसे हैं। कोई चीज़ कम पैसों में मिल रही है, हम फौरन उसकी तरफ चले जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि ये एक दफ़ा करने वाली चीज़ है। बोटॉक्स 6 महीने में एक दफ़ा लग रहा था, फिलर 6 महीने में एक दफ़ा लग रहा था, माइक्रो ब्लेडिंग कभी कभी हो रही थी, आपने दे लिया और पैसे बचाए, और सारे का सारा आपने बाद में अपने दर्द से ले लिया। अब नाम क्या बदनाम हो गया कि जी ये तो बोटॉक्स खराब था, ये प्रोसीजर खराब था। हमने अपनी गलती का कभी नहीं देखना होता है। देखिए, पेशेंट एज अ क्लाइंट, एज अ पर्सन जो देख रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी नॉलेज का ठीक होना ज़रूरी है। और अगर आप ज़रा भी कंफ्यूज हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ आप 3 लोगों के पास ज़रूर जाएं इसी तरह के, और फिर अपने नोट्स लिखें, देखें और कंपेयर करें, और फिर अगर नहीं समझ आ रहा तो उनमें से किसी एक और के पास जाकर पहले क्लैरिटी लें। कुछ तो फर्क होना चाहिए ना अपने चेहरे में और फ्रिज खरीदने में। यानी आप भी गए, आपने कहा ये सस्ती कीमत है, इंस्टॉलमेंट सबसे कम है, गारंटी भी है, चलो भैया यहाँ से ले लेते हैं, इट हैज टू बी डिफरेंट। यानी घर का फ्रिज लेना और
और आपका चेहरा दो बहुत अलग अलग चीज़ हैं। डॉक्टर आलिया, आपसे पूछना चाहूँगी, हैव यू एवर पुट अ स्टॉप टू पीपल? यानी आप अगर नोटिस कर रही हैं कि किसी का स्टेट ऑफ माइंड, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड वैसा नहीं है और बॉडी में चेंजेस आते हैं। एक और कॉमन कंप्लेंट की अगर बात कर लें, हेयर ग्रोथ, यानी जैसे जैसे आप प्री मेनोपॉजल हुए या आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आए, लोगों के फेशियल हेयर आ जाते हैं और उसके लिए वैक्सिंग तो थ्रेडिंग तो लेज़र सब कुछ कराना है। आप क्या मशवरा देते देखिए, हैं? फेशियल हेयर ग्रोथ में तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं तो आपके हर्सुटिज्म की एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आपके मोटे बाल इधर भी और अपर लिप्स पे आ जाते हैं। सही। Of course you have to go to the doctor for all your tests। इसमें थायराइड आ जाता है, PCO आ जाता है, डायबिटीज़ आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है। सही। ये सारी वो चीज़ें जो हर्सुटिज्म को फॉलो करती हैं। सो सबसे पहले तो यू गो टू द डॉक्टर एंड हैव ऑल योर टेस्ट एंड देन यू कम टू मी फॉर लेज़र और फॉर इलेक्ट्रोलिसिस और फॉर जो परमानेंट हेयर रिमूवल जो इश्यूज होते हैं। हाउ इफेक्टिव आर परमानेंट हेयर रिमूवल्स? लोग कहते हैं कि आपको अगर आपका बहुत ही कोई मेजर मसला है ज़रूर आप कंसल्ट करें। जैसे लोगों की बिल्कुल आदमियों की तरह शेव वगैरह आ गई है, सो यू नीड टू, यानी दिस इज गुड फॉर योर कॉन्फिडेंस इफ यू गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। लेकिन अगेन एक्सपेक्टेशन बार 100% परमानेंट हेयर रिमूवल, और यू वुड से कि हल्का फुल्का रुआ तो सिदरा रहता है फिर भी? देखें, अगर तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही मेजर मसला है ना, तो फिर देन दीज टू थिंग्स विल बी टुगेदर। आपकी मेडिकेशन भी होगी, इलेक्ट्रोलिसिस भी होगा, लेजर भी होगा। लेजर इलेक्ट्रोलिसिस वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ परमानेंट हेयर रिमूवल। ये तो लेजर तो अब आया ना, इलेक्ट्रोलिसिस तो आपका बहुत पहले से चल रहा है। बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बाल, बट क्योंकि एक इसमें पूरी वो है कि हर बाल की 3 स्टेजेस होती हैं। एक वो जो जड़ से निकल रहा होता है, एक रास्ते में होता है और एक जो निकलने वाला होता है। सो द कॉन्सेप्ट हैज़ टू बी वेरी क्लियर विद द क्लाइंट एंड यू कि आप कंसल्ट उनको इतनी अच्छी तरह से करें कि देखें 5-6 दफ़ा आपकी बालों की ग्रोथ आपको फील होगा कि कम होगी, 2 महीने 3 महीने बाद पूरी ग्रोथ दोबारा आ जाती है। बिकॉज वो जो जड़ों से बाल निकल रहे थे वो अब 3-4 महीने के बाद दोबारा आएंगे। सो आई मेक इट वेरी क्लियर टू द क्लाइंट कि जी ये होगा आपके साथ, और आहिस्ता आहिस्ता इट टेक्स, जितना मोटा बाल होगा उतनी देर से आपकी बालों की ग्रोथ जो है वो खत्म होगी। जहाँ तक आप माइक्रोब्लेडिंग की बात कर रही थी, माइक्रोब्लेडिंग जो है वो एज के साथ साथ, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बाल आईब्रोज खत्म हो जाती हैं, आईब्रोज खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसमें यह है कि माइक्रोब्लेडिंग इज अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट। उसमें यह है कि जिस तरह आप कह रही थी कि वेयर डू यू पुट अ स्टॉप फॉर आईब्रोज और एनीथिंग, माइक्रोब्लेडिंग में बहुत सारी लोग आते हैं मेरे पास कि जी हमें बहुत आर्च चाहिए, तो उनको यही समझाना पड़ता है कि भाई माइक्रोब्लेडिंग परमानेंट सोल्यूशन है। इतनी ज़्यादा आर्च करोगे तो फिर रोज़ शीशे में अपने आप को देखोगे तो वैसे भी परेशान हो जाओगे कि ये क्या है, मैंने आर्च बना ली है, मुझे जी बहुत मोटी वाली कर दें। मेक इट नेचुरल कि जब आप सुबह उठें तो आपको एक फ्रेश शक्ल नजर आए, ये ना कि एक भयानक शक्ल नजर आए, खुद भी डर जाए कि एक मेडअप शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए। सो माइक्रोब्लेडिंग में ये है कि आपकी 2 सिटिंग्स होती हैं एंड इट्स परमानेंट फॉर 7 to 8 years। इट डिपेंड्स कि क्लाइंट को कितना इफेक्टिव चाहिए, कितना लॉन्ग लास्टिंग चाहिए। So Botox and all of these things are like services available। आपकी कंसल्ट अच्छी होनी चाहिए और अपने आप को यंग खूबसूरत हर खातून देखना चाहती है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन इसको ऑब्सेशन ना बना लें। अपनी ज़िंदगी का वाकई यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ एंड सी कि आप कहीं गलत चीज़ को तो नहीं ब्लेम कर रही। यानी अगर आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है इस वक्त या कोई परेशानी या चैलेंज है तो आपने उसका इल्ज़ाम कहीं अपनी एज को या अपनी शक्ल को देना तो नहीं शुरू कर दिया। बिकॉज अगर आप में कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, तो आप छोटी छोटी चीजें भी करेंगी, यू विल स्टिल बी ग्रेट। एक और चीज मैं बस 1 मिनट में कहना चाहूंगी, वो यही है कि हमारी जो सिंध की काबीना है उसने एक बिल पास हुआ है अभी कुछ अरसे पहले, जिसके अंदर ये बात अब रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है और बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होने वाली है कि लेजर्स और ये तमाम एस्थेटिक प्रोसीजर्स सिर्फ और सिर्फ PMDC से मिले हुए जो डॉक्टर्स की सर्टिफाइड जगह हैं आप सिर्फ वहीं कर सकते हैं, ये कहीं और नहीं हो सकता। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर ऐसा है जिसके पास डिग्री नहीं है और PMDC के साथ उसने करके नहीं लगाई हुई तो उसके क्लिनिक सील हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, क्योंकि वो अगेन ट्रेंड ही नहीं है। और ये तो डॉक्टर के अलावा सैलून्स में इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है, आलिया खुद इससे एग्री करेंगे, हर सैलून में एक लेजर मशीन रख ली। सैलून में लेजर नहीं हो सकता, ये अलाउड ही नहीं है और ये तरीका ही नहीं है। दुनिया भर में जो होते वो जो लेजर्स हैं वो कुछ अलग हैं, वो ये नहीं बहुत सारे लोगों के बड़े उन्होंने दे हैव बीन बर्न्ड, फिर
आप यहाँ पे तो कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ क्या बाहर के ममालिक में, मेरी फ्रेंड के साथ ये लंदन में हुआ एंड शी हैड नो ऑप्शन, लाइक उसने कहा कि जी जल तो मैं गई हूँ, अब इसके बाद मैं सू भी कर दूँ तो क्या फ़ायदा होना मुझे। बट थैंक यू वेरी मच, इट वॉज वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नाजिया, डॉक्टर आलिया फॉर बीइंग हियर। और इन चीज़ों पे बात करना, खुलकर बात करना, बजाय इसके कि इसको प्रमोट किया जाए, एक सेंसिबल डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। एट द एंड ऑफ द डे टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें। और हर गुजरता हुआ साल, आज प्रोग्राम की शुरुआत भी मैंने इसी बात पे की थी कि हम एक दूसरे को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, लेकिन फिर उसी लंबी उम्र से हम घबराने लगते हैं और अपने आप को बुरा भला कहने लगते हैं। तो ये अजीब कैच 22 है, इस पर ज़रा सा गौर कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।